हेलो फ्रेंड्स, आप स्टोरी तो देख लेते पर लाइक नहीं करते। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टोरी को लाइक करना ना भूले। गाइस, आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं सबको एक एक करके मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकती। मैं वहां पर स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं वहां पर डाल देता हूं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई स्टोरी में तो मैं वहां पर पहले ही मैसेज करके बता देता हूं। और आपको मैं एक बात बता दूं, स्टोरी लिखने की है इसलिए लेट हो रहा है अपलोड होने के लिए। जैसे स्टोरी अपलोड होती है वैसे वैसे मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। 31 मैरी मी लिटिल रैबिट। वियानश को अपने घर देखकर सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके हाथ से बुक्स छूटकर गिर गए। गुड मॉर्निंग सानवी। वियानश की भारी आवाज सुनकर ही सानवी का शरीर कांप गया। वेरी बैड सानवी, यू शुड ऑल्सो ग्रीट मी, वियानश ने फिर से कहा। फिर भी सानवी कुछ नहीं बोली। इट्स ओके, इट्स ओके, आर यू गोइंग समवेयर सानवी, वियानश सोफे से उठकर उसके पास आते फिर से कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंचल इतनी डरी हुई थी उसे देखकर कि वो अपनी मम्मी से लिपटकर कांप रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सानवी, वियानश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो सानवी के चेहरे को देखने लगा जो हर रोज के मुकाबले एकदम सफेद पड़ गया था। वो उसे ऑब्जर्व करने लगा। इधर सानवी की हालत खराब हो रही थी वियानश को अपने सामने देखकर। कल रात उसने उसे उसके सबसे बदतर हालात में देखा था। ये सोचकर कि ये इंसान वही है जिसने कल रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने अपने पापा को देखा जो नहीं में सर हिला रहे थे। सानवी ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली, इतनी कसकर कि उसके लंबे नाखून उसके हथेली में धंसने लगे। उसने सर उठाकर वियानश को भी नहीं देखा। उसे शांत देखकर इस बार वियानश का पारा हाई हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, सानवी। उसकी तेज आवाज सुनकर सानवी चमक गई। डोंट शाउट एट माई डॉटर, श्याम जी ने चिल्लाते हुए कहा और सानवी के सामने आकर खड़े हो गए। वहीं सानवी ने उसी तरह सर झुकाए खड़ी अपने पापा के हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे सुबकने लगी। डोंट यू एवर डरे टू शाउट एट माई डॉटर, श्याम जी ने गुस्से से वियानश को घूरते हुए कहा। बट वियानश की आंखें तो सानवी पर ही थी। उसने श्याम जी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, सानवी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, श्याम जी ने फिर से कहा। इट्स मैटर्स टू मी मिस्टर अग्रवाल, वियानश श्याम जी की आंखों में देखते हुए उसके पास आकर बोला। क्यों? ये मेरी बेटी है। शी इज ओनली अकाउंटेबल टू आंसर मी, नॉट सम माफिया लाइक यू। And she is my soon-be बीवी, so she is accountable to answer her husband, वियानश ने श्याम जी की आंखों में देखते हुए कहा तो सानवी की सांसें अटक गई। और तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे इंसान को मेरी बेटी से शादी करने दूंगा? श्याम जी ने कहा। And do you think I can't marry my little rabbit? Till I am alive I will not let my daughter marry to a criminal like you. श्याम जी ने रेंज में आते हुए कहा। Okay then we will marry when you are dead. वियानश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो पूरा अग्रवाल परिवार शॉक हो गया। What do you mean? श्याम जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वियानश ने अपनी कमर से गन निकाला और उसे श्याम के सर पर पॉइंट करते हुए बोला, बाय बाय मिस्टर अग्रवाल। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए, सबकी जान हलक में आकर अटक गई। वियानश बहुत गुस्से से उनकी आंखों में देख रहा था। प्लीज नो, लीव माई हस्बैंड, नीलू जोर से चिल्लाए और उनके पास आने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे रास्ते में रोक दिया। आई विल मैरी यू सानवी, समहाउ इफ योर फादर वॉन्ट्स टू डाई देन लेट हिम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आई विल नॉट मैरी माई डॉटर विद यू। श्याम जी ने जैसे ही ये कहा वियानश ने सानवी की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा और गन का ट्रिगर दबाने को था कि उसके गाल पर एक थप्पड़ आकर लगी। वियानश का सर एक तरफ झुक गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे सानवी की आवाज आई, खुद को समझते क्या है आप मिस्टर रायजादा? वियानश ने आंखें खोलकर सामने देखा। उसके सामने सानवी अपनी जलती हुई लाल आंखें लिए खड़ी थी। उसकी नीली आंखों में आंसू थे, उसके आंखों में डर था, पर फिर भी वो पूरी हिम्मत से उसका सामना कर रही थी। वियानश ने अपना हाथ नीचे कर लिया। सानवी ने गुस्से से वियानश के कॉलर को पकड़ लिया और बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? ये सब करने के बाद आपको लगता है हम आपसे शादी करेंगे? तो हम बता दें, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम आप जैसे पत्थर दिल इंसान से कभी शादी नहीं करेंगे, सुना आपने? वियानश उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। सानवी ने सुबकते हुए कहा, आपने हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, आपने? कहते हुए उसका गला भर आया। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते हैं मिस्टर रायजादा,
क्या आप हमारे सवाल का जवाब देंगे? स्माइलिंग फेस। व्यानश ने कुछ नहीं कहा। सानवी उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आए और उसके सीने पर उंगली से पॉक करते हुए बोली, क्या आप हर उस लड़की से शादी करते हैं जिसके साथ आपने जबरदस्ती की है? उसका सवाल सुनकर व्यानश ने कसकर मुट्ठी बांध ली। उसकी आंखें गहरी हो गई। ये लड़की उसके इतना समझाने के बाद भी नहीं समझती कि वो वुमनाइजर नहीं है, और न ही उसने उससे पहले कभी किसी लड़की को छुआ और न ही किसी लड़की को अपने करीब आने दिया। पर अब वो उसे इस बारे में ज्यादा नहीं समझा सकता था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था सानवी उसके बारे में क्या सोच रही है। उसने कहा, सानवी तुम। वो कह ही रहा था कि सानवी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जवाब दीजिए हमारे सवाल। व्यानश ने दांत पीसते हुए कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू सानवी, बट आई डोंट। सानवी ने भी उसी तरह उसे देखते हुए कहा, सुना तुमने, अब दफा हो जाओ मेरे घर से, और आइंदा मेरी बेटी। उन्होंने इतना कहा ही था कि व्यानश ने सानवी के बाजू को पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए ट्रिगर दबाई। उसकी आवाज सुनकर पूरी अग्रवाल फैमिली अपनी जगह पर जम है। पापा, श्याम जी, चंचल, सानवी और नीलू जोर से चिल्लाए। सानवी हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। गोली चलते ही उसकी धड़कन धड़कना ही बंद हो गई। वो व्यानश की बाहों में किसी पत्ते की तरह कांपने लगी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके आंसू बहने लगे, पर व्यानश ने अब भी उसे कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। पापा, सानवी ने जोर से कहा और अपने व्यानश के हाथ से छूटकर अपने पापा को हग कर लिया। वो उन्हें इधर उधर देखने लगी, कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई। आप ठीक हैं? सानवी ने सुबकते हुए कहा। नो बेटा, आई एम फाइन, श्याम जी ने घबराते हुए कहा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी अपने मौत से इस तरह सामना नहीं की थी। व्यानश ने भी श्याम को वार्न करने के लिए उन्हें शूट तो किया, पर उसने उसके साइड में शूट किया, जो आके सीधा उनकी फैमिली फोटो फ्रेम पर लगी, जिसे चंचल ने अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी में दो थी। श्याम जी आप ठीक हैं? नीलू ने फिक्र करते हुए पूछा। जी नीलू जी मैं ठीक हूँ, श्याम ने कहा। इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली बार अगर आप मेरे या मेरी होने वाली बीवी के बीच आए तो मैं आपकी जान से लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। व्यानश ने गुस्से से कहा। Why are you doing this, Mr. रायजादा? Please leave us. I don't want to marry you, सानवी ने रोते हुए कहा। But I want little rabbit. व्यानश ने कहा तो सानवी उसे बेबस नजरों से देखने लगी। उसने कहा, प्लीज व्यानश जी, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। सानवी को लगा व्यानश अब उसे जाने देगा, क्योंकि उसे यकीन था व्यानश किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो किसी और से प्यार करती हो। हाँ, वो सही समझ रही थी, लेकिन यहाँ व्यानश के केस में अलग था। वो सानवी के मुंह से उसके अलावा किसी और लड़के का जिक्र नहीं सुन सकता था। सानवी का बात सुनकर व्यानश के हाथों की नसें फूल गई। उसे फिर से याद आया, उसने फोटो में सानवी को किसी के साथ देखा था। उसने गुस्से से सानवी को देखा और उसके पास आते हुए बोला, डू यू थिंक मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? इफ आई वॉन्ट टू मैरी यू देन आई विल। अगर तुमने उसे बीच में लाने की भी कोशिश की तो उसकी जान मैं अपने इन्हीं हाथों से लूंगा। सानवी उसे डिसबिलीफ में देख रही थी। और तैयार रहो, हम अगले 3 दिन में शादी कर रहे हैं, व्यानश ने सानवी को देखते हुए कहा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। प्लीज नो व्यानश, सानवी ने कहा, एंड डोंट यू डरे टू रन बिकॉज माई गार्ड्स आर वॉचिंग यू ऑल। उसने श्याम जी से कहा, बी रेडी टू बी माई बीवी लिटिल रैबिट, व्यानश ने कहा और सानवी के गाल पर थपकी देते हुए चला गया। उसके जाने के बाद सानवी धम्म से जमीन पर बैठ गई। श्याम और नीलू सोफे पर बैठ गए। श्याम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वही चंचल सानवी के पास बैठकर उसके गेल से लग गई। दीदी, मुझे डर लग रहा है दी, चंचल ने अपना सर सानवी की गोद में रखते हुए कहा। सानवी को भी डर लग रहा था। उसने खुद से कहा, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर माई फैमिली, आई कांट सी देम लाइक दिस। कुछ नहीं होगा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सानवी ने उसके बालों आप सहलाते हुए कहा। आप ये कैसे कह सकती है दी, चंचल ने पूछा। हर चीज किसी वजह से होती है बिट्टू, आज वो तकलीफ देती है पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाती है, सानवी ने कहा। तो श्याम और नीलू ने उसे देखा और यो सानवी के पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। सानवी कुछ सोचते हुए दीवार को देखने लगी। इधर व्यानश अर्जुन के साथ रायजादा पैलेस जा रहा था। व्यानश आज बहुत खुश था, होता भी क्यों नहीं, बहुत जल्द उसकी डिमांड या यूं कहीं उसका ऑब्सेशन फुलफिल होने वाला था। पर वो नहीं जानता था उसका ये ऑब्सेशन एक बेचारी लड़की को दर्द पहुंचा रहा है। अर्जुन, सब कुछ 2 दिन में तैयार होना चाहिए,
मैं किसी भी तरह की कोई गलती नहीं चाहता। व्यानश ने अपने बगल में बैठे अर्जुन से कहा, मैं पर्सनली सब कुछ देखूंगा, तुम फिक्र मत करो। अर्जुन ने कहा, और शादी का जोड़ा मैं खुद डिसाइड करूंगा। व्यानश ने कहा और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मुट्ठी बनाते हुए फिर खोलते हुए कुछ सोचने लगा। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, दादी जी और पंछी घर आ गई। अर्जुन ने कहा, क्या, वो कब आई? व्यानश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आज सुबह ही, अर्जुन ने कहा। व्यानश ने सर हिलाया। कुछ देर बाद वो लोग पैलेस पहुंचे। घर आते ही उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखी जो सोफे पर दादाजी के पास बैठी थी। ए मेरा लाडला, तू आ गया, उन्होंने व्यानश को देखते हुए कहा। व्यानश ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दादी, व्यानश ने कहा और उनके गले से लग गया। दादी ने व्यानश के पीठ को सहलाया। आव मेरा बच्चा। दादी बहुत खुश थी। उन्होंने व्यानश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू कितना पतला हो गया है, तेरी माँ कुछ खिलाती नहीं है क्या, कितना कमजोर लग रहा है। उन्होंने शालिनी को देखा जो उनके पास आ रही थी। क्यों बहू, तुम मेरे व्यानश का अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रहती? शालिनी ने अपना सर झुका लिया और बोली, माँ, वो कह ही रही थी कि दादी ने कहा, चुप कर, एक शब्द नहीं। शालिनी चुप हो गई। व्यानश को दादी का उसकी माँ को डांटना अच्छा नहीं लगा। दादाजी को भी ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, छोड़ो ना दामिनी, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, तुम्हारा पोता ही अपना ध्यान नहीं रखता। दादी ने दादाजी को घूरते हुए कहा, खबरदार, जो आपने मेरे पोते को कुछ भी कहा, ये तो उसकी लापरवाह माँ है जो इसका ध्यान नहीं रखती। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है जिसे सुनकर तुम्हारी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। व्यानश ने कहा, दादी मुझे भी आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। और वो बहुत उत्सुक था सानवी के बारे में सबको बताने के लिए। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। दादी ने कहा, पर मेरे पास जो गुड न्यूज़ है उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। वो कृति है ना, तुम्हारे फूफा की बहन की बेटी, वो तुमसे वो कह ही रही थी कि व्यानश ने कहा, दादी मैं 3 दिनों में शादी करने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सबने व्यानश को देखा जिसके होठों पर बड़ी सी जीत वाली मुस्कान थी। सानवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आते ही वो खुद पर अकड़ते हुए मुस्कुराए जा रहा था। 32 वो भाग गई। व्यानश ने जैसे ही सबको बताया कि वह 3 दिन में किसी से शादी करने वाला है, सब हैरान होकर उसे देखने लगे। शालिनी ने हैरानी से व्यानश को देखा। वही दादी जी का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। होना भी क्या था, इतने सालों से जिसे शादी के लिए कह रहे थे वह मन करता आ रहा था, और अचानक से एक दिन कहे कि वह शादी करने जा रहा है तो सबका रिएक्शन ऐसा होना आम सी बात है। कौन है वो लड़की? हमारे कास्ट की है ना? किस खानदान की है? क्या वह किसी बिजनेसमैन की बेटी है या फिर राजनेता की? दादी ने एक एक करके सारे सवाल पूछ डाले। व्यानश ने उनके हाथ को पकड़ा और बोला, रिलैक्स दादी, आपको शादी के दिन सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद दादी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी व्यानश ने एक बार जो कहा वो करके ही रहता है। उन्होंने मन ही मन व्यानश जी से शादी करना चाहता था, उसे कोसा। उन्होंने बेमन से कहा, ठीक है, तुमने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, और वो उठकर चली गई। उनके जाने के बाद दादाजी ने धीरे से पूछा, मुझे तो बता सकता है ना, कौन है वो लड़की? व्यानश धीरे से उनके कान में झुका और बोला, वो लड़की, उसका नाम आपको सब शादी के दिन पता चल जाएगा। और उसने दादाजी को टीजिंग स्माइल दी। दादाजी ने मुंह बनाया। व्यानश खड़ा हुआ और कमरे की तरफ जाने लगा तो सीढ़ी पर ही शालिनी ने उसे रोक लिया। व्यानश रुको। व्यानश उनकी आवाज सुनकर रुक गया। हाँ माँ, व्यानश ने उन्हें देखते हुए कहा। कौन है वो लड़की व्यानश जिससे तुम शादी करने वाले हो? शालिनी ने थोड़े कठोर शब्दों में पूछा। व्यानश ने कहा, आपको सब बाद में पता चल जाएगा माँ। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कमरे में जाने लगा तो शालिनी ने कहा, क्या वो लड़की सानवी है? व्यानश ने ये सुना तो हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कहा, माँ आपको कैसे पता? व्यानश, माँ है हम तुम्हारी, हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। हमें तो उस दिन ही लगा था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जब तुम हमें नियति के ससुराल ले गए थे और उसकी एक गलती पर तुमने उससे कुछ नहीं कहा। और आज जब हम तुम्हारे कमरे में गए थे तो हमें उसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में देखी। उनकी बात सुनकर व्यानश शांत हो गया। शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, व्यानश तुम उससे प्यार करते हो ना? व्यानश ने उसे देखा। उसे याद आ रहा था सानवी ने उससे एक रात यही सवाल किया था। वो कठोर शब्दों के साथ बोला, नहीं माँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, आप जानती हैं ना? शालिनी ने हैरानी से उसे देखा। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, आप? और क्या वो ये जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहती है?
उनके सवाल पर व्यानश कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, माँ, सानवी मेरे कहे मुताबिक ही सब करेगी। मैं जो कहूँगा भी उसे करना होगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। उसकी बात पर शालिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, व्यानश, एक बार और सोच लो। मैं सोच लिया है माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सानवी से, और 3 दिन में हमारी शादी है। शालिनी उसे कुछ कहने को थी कि व्यानश ने कहा, नाउ एक्सक्यूज मी, और वो कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद एक लड़की शालिनी के पास आया बोली, माँ। शालिनी ने उसे देखा और धीरे से बोली, भगवान करे सब ठीक हो बेटा। हम महसूस कर पा रहे हैं व्यानश ने सानवी के साथ जबरदस्ती की है शादी को लेकर। बस हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ही समझ जाए कि एक औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है। उसे नरमी से पेश आना होगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद, वो काबू सिर्फ प्यार और इज्जत के से ही आती है। व्यानश जिस तरह कहकर गया है, हमें डर है वो उसे तकलीफ न दे रहा हो। अगर ऐसा है तो हम महादेव से दुआ करेंगे कि वो जल्द ही ये समझ जाए सानवी कोई खिलौना नहीं है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर की। तभी उसे किसी की आवाज़ आई, हाँ, आपको दुआ करना ही चाहिए शालिनी जी। ना जाने अब किसकी शामत आई है। शालिनी ने देखा ये आदित्य है जो उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उन्होंने फिर से कहा, मुझे तो सोचकर ही उस बेचारी के लिए बुरा लग रहा है जिससे आपका बेटा शादी करने जा रहा है। और वो शालिनी की बात सुने बिना चले गए। इसी तरह 2 दिन बीत गए। व्यानश ने सानवी के घर के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दी थी ताकि वह लोग किसी भी तरह से सानवी को भगाने न दे। अग्रवाल परिवार के सभी लोग बहुत उदास थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था सानवी की सारी इस तरह कभी करनी होगी। आज सानवी को मेहंदी लगी हुई थी। चंचल ने उसे कपड़े बदलने में मदद की, क्योंकि वह मेहंदी की वजह से खुद की मदद नहीं कर पा रही थी। दी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना, चंचल ने कहा तो सानवी ने बस अपना सर हिलाया। चंचल के जाने के बाद सानवी वॉशरूम में अकेली हो गई। उसने खुद को मिरर में देखा। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर दुल्हनों की तरह कोई चमक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कल उसकी शादी होने वाली है। माई लाइफ चेंज अनएक्सपेक्टेडली, सानवी ने धीरे से कहा और वॉशरूम से बाहर आई। वह जैसे ही बाहर आई उसे व्यानश सोफे पर बैठा हुआ नजर आया। सानवी इस बार हैरत नहीं हुई, क्योंकि अब उसे इस चीज़ की आदत हो गई थी। सानवी, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। व्यानश ने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और उसे बुलाते हुए कहा। हिंदी में कदमों से उसके पास आ गई। जैसे ही वह उसके पास आई, व्यानश ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। हाउ वॉज योर डे टुडे लिटिल रैबिट? व्यानश ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। गुड, सानवी ने मरी हुई आवाज में कहा। आपसे बोलने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि व्यानश आज भी हर रोज की तरह सिर्फ अपने पैंट पर था। उसका ऊपर का शरीर नेकेड था। टुमारो आई विल टेक यू फार अवे फ्रॉम एवरीवन लिटिल रैबिट, व्यानश ने कहा और उसके गाल पर किस करने लगा। उसकी बात सुनकर सानवी की आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, व्यानश जी, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू प्लीज। व्यानश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, और अचानक से ये क्यों? सानवी ने उसे देखा और बोला, प्लीज, और उसके आंसू उसके गाल के गीला करने लगे। डोंट क्राई सानवी, यू मस्ट बी फीलिंग सैड बिकॉज यू आर गोइंग टू लीव योर फैमिली। पर तुम फिक्र मत करो, आई विल बी देयर फॉर यू एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, व्यानश ने कहा और सानवी के गाल को पकड़कर उसकी छोटी सी नाक पर किस किया। नाउ स्टॉप क्राइंग, व्यानश ने कहा। सानवी अब शांत हो गई, क्योंकि वो जानती थी व्यानश को समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। वो कभी उसकी बात यही समझेगा। तभी अचानक से व्यानश ने सानवी को उठाया और बैग की तरफ बढ़ गया। व्यानश जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सानवी ने हैरान होते हुए पूछा। शुश लिटिल रैबिट, व्यानश ने कहा और सानवी को बैग पर लिटाकर उसके पास लेट गया। उसने सानवी का सर उसके सीने पर रखा और उसके हाथ को पकड़कर उसकी मेहंदी को देखने लगा। उसने अपना नाम उसमें देखा और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। माइन, व्यानश ने कहा। हाँ, सानवी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। माइन डॉट यू आर माइन सानवी, व्यानश ने कहा। सानवी उसकी आंखों में उसका ऑब्सेशन देख पा रही थी। व्यानश सानवी के चेहरे को देख रहा था। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर अपना सर नीचे करते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। इस बार सानवी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसे डर था उस रात की तरह वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने न लग जाए। कुछ देर बाद भी व्यानश ने उसे नहीं छोड़ा तो सानवी ने उसके होठों को काट लिया। ये देखकर व्यानश उसे दूर हट गया। उसने अपने होठों को छू कर देखा जहां से खून आ रहा था। उसके बाद सानवी को जो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने कहा,
यू आर सच अ वाइल्ड कैट लिटिल रैबिट। उसने कहा तो सानवी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। आई कांट वेट फॉर आवर वेडिंग नाइट सानवी, व्यानश ने कहा तो सानवी और भी ज्यादा डर गई। नाउ स्लीप, टुमारो इज आवर वेडिंग, व्यानश ने कहा और उसके माथे पर किस करके उसका सर अपने सीने पर रखकर सो गया। पर सानवी की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। वो दीवार पर टंगी घड़ी को देखते हुए बोली, आई हैव टू डू समथिंग। अगले दिन आज व्यानश खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था, क्योंकि आज उसकी शादी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से जो होने जा रही थी। आज फाइनली वो दिन आ गया जब वो और सानवी एक बंधन में बंध जाएंगे और फिर व्यानश को उसके करीब आने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। इस वक्त व्यानश अपने कमरे में ऑफ वाइट शेरवानी पहनकर तैयार हो रहा था। तभी अर्जुन कमरे में आते हुए बोला, व्यानश। व्यानश अपने कपड़े फिक्स करते हुए बोला, एवरीथिंग इज डन। अर्जुन ने कहा, आई डोंट वॉन्ट एनी मिस्टेक अर्जुन। व्यानश ने कहा तो अर्जुन बोला, मैं फिर एक बार चेक करूंगा। व्यानश ने सर हिलाया। वो नहीं चाहता था उसके किसी दुश्मन को सानवी के बारे में पता चले और फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने वहां की सुरक्षा बढ़ा दी थी ताकि सानवी सही सलामत शादी के मंडप तक पहुंच सके। भाई आपको मॉम बुला रही हैं, कबीर कमरे में आते हुए बोला। व्यानश ने सर हिलाया और खुद को मिरर में देखते हुए उसके साथ चला गया। अर्जुन, व्यानश और कबीर लिविंग रूम में आ गए, जहां पर घर के सभी लोग बारात निकलने का इंतजार कर रहे थे। वहां पर कियारा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर मिहिर के साथ खड़ी थी और दादी बिना किसी भाव के व्यानश को देख रही थी। घर के रीति के अनुसार शालिनी ने व्यानश की आरती करके तिलक लगाए और फिर वे बारात लेकर निकल गए। कुछ देर बाद वो वेन्यू में पहुंचे जहां पर उनका वेलकम सानवी के फैमिली ने किया। वो लोग काफी डरे हुए थे, पर उससे ज्यादा वो बहुत परेशान थे, जो व्यानश की आंखों में खटक रहा था। नीलू ने सर झुकाए हुए ही व्यानश के माथे पर तिलक किया और उसे अंदर अंदर आने के लिए कहा। व्यानश ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। वो उनके गहरे पर आ जा रहे भावों को अच्छे से पढ़ पा रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। कार्तिक उसे स्टेज पर ले आया जहां उनकी शादी होने वाली थी। वहां पर नियति पहले ही मौजूद थी। व्यानश और सानवी की शादी के बारे में जानकर वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भाई यू लुक सो हैंडसम। व्यानश अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराया। व्यानश हॉलीफायर के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बस एंट्रेंस पर थी, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पा रहा था सानवी को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए। कुछ देर इसी तरह बीत गया, पर सानवी अब तक नहीं आई। व्यानश ने सानवी के फैमिली की तरफ देखा जहां पर सभी लोग मौजूद थे। वो सब बहुत परेशान थे। व्यानश को कुछ तो गलत लगा, तभी उसने ध्यान दिया वहां पर सानवी का बड़ा भाई यानी कार्तिक नहीं है। वो अपने शक को क्लियर करने के लिए अर्जुन को कुछ इशारा किया। अर्जुन ने सर हिलाया और सानवी को देखने चला गया। उसके जाने के बाद व्यानश सबको अपनी गहरी आंखों से घूरने लगा। कुछ देर बाद वो वापस आया। वो व्यानश के पास आया और उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर व्यानश का खून खौलने लगा। व्यानश मंडप से उठा और उस कमरे में आ गया जहां सानवी तैयार हो रही थी। सानवी कहाँ है? कमरे को खाली देखकर व्यानश जोर से चिल्लाया। वो भाग गई। अर्जुन ने कहा तो व्यानश ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने कमरे के बाहर खड़े गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। फाइंड वेयर द एफसी शी इज। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई ओनली वांट हर, अदरवाइज यू ऑल आर डेड टुडे। व्यानश ने दांत पीसते हुए कहा तो गर्दा वहां से खौफ में भाग गए। व्यानश गुस्से से चीजों के फेंकने लगा। हाउ डरे शी, हाउ डरे। अर्जुन खड़ा होकर उसके गुस्से को देख रहा था जो कमरे की चीजों पर उतर रही थी। व्यानश को बहुत गुस्सा आ रहा। ये लड़की उसके वार्न करने के बाद भी यहाँ से भागने की हिम्मत की। वो चीजों को फेंक रहा था कि उसकी नजर मिरर पर पड़ी जहाँ कुछ लिखा हुआ था, FCK यू मिस्टर व्यानश सिंह रायजादा। ये सिर्फ सानवी ही कर सकती है। ये सोचकर व्यानश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो कितनी इनोसेंट थी। यू आर सो इनोसेंट लिटिल रैबिट। Do you think I can't find you? But sad little rabbit, you have to marry me today and then I will tell you the real meaning of FCKU on our wedding night Sanvi. You did very wrong. कहते हुए उसके होठों पर खतरनाक स्माइल तैर गई। 33 फोर्स्ड मैरिज। भाई हमें डर लग रहा है, प्लीज जल्दी चलिए, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सानवी ने अपने बगल में बैठे हैं कार्तिक से कहा, जो उसे शादी से भागने में मदद कर रहा था। सानवी ने व्यानश का दिया शादी का जोड़ा पहना था। उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बच्चा, बस हमें एयरपोर्ट पहुंचने की देरी है, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह।
सानवी ने सर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। फ्लैशबैक। सानवी और उसकी फैमिली जब सुबह शादी वेन्यू में पहुंचे तब सब बहुत परेशान थे। कोई नहीं चाहता था कि सानवी की शादी इस तरह बिना उसकी मर्जी से व्यानिश जैसे इंसान से हो। बेटा, उस मॉन्स्टर से शादी करने से अच्छा तुम यहाँ से ही भाग जाओ। कार्तिक तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा, सानवी के बड़े पापा ने कहा। लेकिन बड़े पापा, अगर उन्होंने आप लोगों के साथ कुछ किया तो नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। हम आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, सानवी ने सुबह उठते हुए कहा। तो उसके बड़े पापा ने उसे गले से लगा लिया। सानवी को वहां से भागने में कोई परेशानी नहीं थी अगर उसकी शादी किसी नॉर्मल इंसान से हो रही होती, लेकिन यह व्यानिश सिंह राय जाता था जिसके पागलपन का किस्सा हर कोई जानता था। अगर आज वह यहाँ से भाग गई तो न जाने वह उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा। बेटा, हम तुम्हें इस तरह घुट घुट कर इसे शादी में नहीं जीने देना चाहते। प्लीज तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, इस बार श्याम जी ने कहा। तो सानवी उन्हें देखने लगी। श्याम जी ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा और हाँ में सर हिलाया। सानवी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और बोली, ठीक है पापा। सब ने कुछ देर प्लानिंग की और वहां से जाने लगे। तभी उन लोगों को नियति आती हुई नजर आई। उन सब ने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, नियति ने पूछा। चंचल उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं भाभी, वो आज आपका मेकअप कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलिए हम आपका मेकअप ठीक करते हैं। क्या सच में? नियति ने अपने गालों को हाथ लगाकर देखा तो चंचल उसे खींचकर ले गई। उसके जाने के बाद सब ने राहत की सांस ली। वह सब व्यानिश की फैमिली की वेलकम करने के लिए बाहर आ गए ताकि किसी को कोई शक ना हो कि सानवी शादी से भाग गई है। सानवी ने गहरी सांस ली और बाहर देखा। वहां पर गार्ड्स हर जगह फैले हुए थे। तभी कार्तिक वहां आया। उसने सानवी को अंगूठा दिखा, ऑल द बेस्ट कहा तो सानवी ने सर हिलाया। कार्तिक गार्ड्स के पास आया और उनसे कुछ बात करने लगा। गार्ड्स कुछ ही पल बाद वहां से चले गए। ये देखकर सानवी ने गहरी सांस ली और बालकनी से नीचे कपड़ा लटकाकर नीचे कूद गई। लेकिन जाने से पहले उसने मेरा नंबर अपने लिपस्टिक से कुछ लिखा जो था FCLU मिस्टर व्यानिश सिंह रायजादा। वह जानती थी व्यानिश में उसके साथ अब तक जो किया वह गलत है और अब वह हमेशा के लिए उसके चंगुल से आज़ाद हो रही थी। यह सोचकर उसने ये किया, पर उसे नहीं पता था उसे आना तो किसी भी तरह से व्यानिश के केज में ही है। फ्लैशबैक एंड। सानवी, बस कुछ ही देर और फिर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, कार्तिक ने कहा। ओके भाई, सानवी ने सर हिलाते हुए कहा, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थी। वह अपनी फैमिली के लिए परेशान थी। पता नहीं वह लोग इस वक्त कैसे होंगे। क्या व्यानिश को पता चल गया होगा कि वह वहां से भाग गई है? पता नहीं वह पागल आदमी उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी अचानक से कार्तिक ने कार का ब्रेक दबाया और कार झटका के साथ रुकी। सानवी जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, झटका के साथ वह आगे आगे उसका सर डैशबोर्ड से टकराने वाला था कि कार्तिक ने अपना हाथ आगे किया और उसके सर को टकराने से बचा लिया। आयु ओके बच्चा, कार्तिक ने कहा। सानवी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया उसे उसकी सबसे बुरा सपना अपने सामने खड़ा नजर आया। उसके सामने अर्जुन कार से टिककर खड़ा था, जैसे वह उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा हो। भाई वापस चलो, सानवी ने जल्दी से कार्तिक के हाथ को पकड़ते हुए कहा। कार्तिक ने कार रिवर्स किया, लेकिन उसने देखा उनके पीछे भी कुछ कार खड़ी है। उसने सानवी को देखा। उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वह लोग चारों तरफ से व्यानिश के लोगों से घिर चुके थे। अर्जुन तेज कदमों से उनके पास आया और कार्तिक का कॉलर पकड़कर उसे कार से बाहर निकलना और उसे बोनट पर जोर से धक्का देकर उसके मुंह पर मुक्का मारा। भाई, सानवी जोर से चिल्लाए और कार से बाहर आकर कार्तिक की तरफ से भागी। वह अर्जुन को कार्तिक से दूर करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन कुछ सुन ही नहीं रहा था। सानवी ने ये देखा और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। डोंट यू डरे अर्जुन, स्टे अवे फ्रॉम माय ब्रदर, सानवी ने अर्जुन के चेहरे पर उंगली पॉइंट की और उसे वार्न करते हुए कहा। उसने कार्तिक को देखा जिसकी हालत खराब हो गई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कार की सीट की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी अर्जुन के लोगों ने कार्तिक के ऊपर गन पॉइंट की। ये देखकर सानवी और कार्तिक हैरान हो गए। सानवी, लेट्स गो, व्यानिश इज वेटिंग फॉर यू, अर्जुन ने सीधे फेस के साथ कहा। वह सानवी को देख रहा था। सानवी इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब उसने सानवी को इस शादी के जोड़े में पहली बार देखा तब वह उससे अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था। हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते अर्जुन, चले चाहिए यहाँ से और हमें भी जाने दीजिए, हम उनसे शादी नहीं कर सकते, सानवी ने चिल्लाते हुए कहा। सानवी, आई वांट योर लास्ट टाइम, अर्जुन ने कठोर शब्दों से कहा तो सानवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एंड आई इग्नोर्ड योर वार्निंग,
अर्जुन ने कसकर मुट्ठी बांध ली। उसने सानवी का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ चलो सानवी, नहीं तो तुम्हारे भाई का वह हाल होगा जिसे तुम देख नहीं पाओगी। सानवी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अर्जुन व्हाट डिड यू से, ही इज योर ब्रदर इन लॉ। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं कि अपने ही बहन के पति की जान लेने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कार्तिक को देखा और बोला, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। और उसने सानवी को हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ खींचने लगा। अर्जुन प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हम उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं, प्लीज हमारी बात सुनिए। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने रोते हुए कहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। वही कार्तिक भी अपनी बहन को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगा, पर वह गार्ड्स के बीच से कुछ भी नहीं कर सकता था। अर्जुन सानवी को कार के पास ले आया। उसने पैसेंजर सीट का गेट खोला और सानवी को लगभग धक्का देते हुए अंदर बिठाया। उसने कर स्टार्ट किया और वह शादी वेन्यू की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ व्यानश बहुत गुस्से से कुर्सी पर एक के ऊपर एक पैर चढ़ाकर बैठा था। उसकी आंखें सिर्फ सानवी के परिवार के ऊपर टिकी हुई थी। वह बहुत गुस्से से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जो उसके प्योर एंगर एंड रेंज को दिखा रहा था। उसके शरीर की सारी नसें फूल रही थी। उसकी सांसें एकदम तेज चल रही थी। उसे ऐसे देखकर सानवी का परिवार बुरी तरह से डरा हुआ था। वहां पर सिर्फ सानवी का परिवार ही मौजूद था और वहीं शालिनी, नियति और कबीर भी मौजूद थे। दादी व्यानश से नाराज थी, इसलिए वो शादी अटेंड करने नहीं आई। अगर वह आई होती तो इस वक्त उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। शालिनी और नियति सानवी के परिवार के लिए बहुत चिंतित थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था व्यानश ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन्हें पूरा अग्रवाल परिवार के लिए बुरा लग रहा था। वह व्यानश को रोकना चाहती थी, लेकिन व्यानश इतने गुस्से में था कि उसने एक बार भी अपनी मां की बात नहीं सुनी। वह सब अभी सो ही रहे थे कि क्या करे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा जहां अर्जुन सानवी के बाजू को पकड़कर उसे खींचते हुए उनकी तरफ ले आ रहा था और सानवी जोर जोर से चिल्ला रही थी, अर्जुन लीव मी यू बास्टर्ड, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहते, हमें नहीं करनी यह शादी। अर्जुन उद्धरण चिन्ह। पर अर्जुन था कि उसे छूने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं कुछ गार्ड्स कार्तिक को खींचते हुए ले आ रहे थे। सानवी के परिवार ने सानवी को इस तरह देखा तो सब परेशान हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वह लोग अपनी बेटी को इस राक्षस से बचाने में नाकाम रहे। वही जब व्यानश की नज़र सानवी पर पड़ी तो वह बस उसे देखा ही रह गया। सानवी उसकी शादी के जोड़े में थी जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह उसे देखकर अपनी पलकें भी जब खाना भूल गया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि नहीं थी इस शादी से भाग गई थी, उसका गुस्सा वापस लौट आया। उसने बहुत गुस्से से सानवी को देखा। तभी अर्जुन ने सानवी को झटक कर छोड़ सानवी गिरते गिरते बची, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। ये देखकर शालिनी और नियति परेशान हो गए। शालिनी सानवी के पास आना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक दिया। मॉम डोंट गो, भाई किसी की नहीं सुनेंगे, कबीर ने अपनी मॉम को रोते हुए कहा। शालिनी ने गुस्से से अपने बेटे को देखा और गुस्से से वहां से चली गई। इधर सानवी ने जैसे ही व्यानश को देखा उसकी आंखों में डर समा गई। व्यानश इस वक्त किसी बीस्ट की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसका शरीर कांप गया। कुछ सेकंड बाद व्यानश खुशी से खड़ा हुआ और सानवी के पास आने लगा। ये देखकर सानवी के कदम पीछे जाने लगे। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी व्यानश ने तेज आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। व्यानश ने थ्रेटनिंग वॉइस में कहा तो सानवी चमक गई। व्यानश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से सानवी के गाल को सहलाया, जिसने सानवी अपनी जगह पर कूद गई। गॉड डैम लिटिल रैबिट, यू लुक सो स्टनिंग बट माइन, व्यानश ने कहा तो सानवी हकलाते हुए बोली, प्लीज व्यानश जी, लेट मी गो। और उसने व्यानश के आगे अपने हाथों को जोड़ लिया। प्लीज हमारे परिवार को जाने दीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों सानवी, आज हमारी शादी है और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, यू आर सो बैड, व्यानश ने स्लो वॉइस में कहा और सानवी के गाल को सहलाते हुए उसकी नीली आंखों में देखने लगा, जो कि इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। आई डोंट वॉन्ट टू एरी यू, सानवी ने कहा। यू हैव टू सानवी, कम एवरीवन इज वेटिंग फॉर अस, व्यानश ने कहा और उसके हाथ को पकड़ लिया। वह उसे अपने साथ मंडप की तरफ खींचने लगा, लेकिन सानवी ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया। ये देखकर व्यानश ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह अपने गुस्से को काबू कर सके। तभी सानवी ने चिल्लाते हुए कहा, कांट यू हियर मी, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू, सानवी ने व्यानश से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वह आगे बोलने से रुक गई क्योंकि उसे अपने भाई की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। सानवी ने उसे तरफ देखा जहां पर वह लोग अभिमन्यु को मार रहे थे।
भाई, सानवी जोर से चिल्लाए और अभिमन्यु की तरफ भागने क्यों थी कि तभी व्यानश ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वही पूरी अग्रवाल फैमिली अभिमन्यु को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगे। प्लीज लीव हिम। सानवी उसके हाथ से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोली, लेकिन व्यानश ने उसे नहीं छोड़ा। प्लीज, सानवी जोर जोर से रोते हुए बोली। व्यानश जी प्लीज उनसे कहिए वह लोग हमारे भाई को छोड़ दे, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। आई कांट सी हिम लाइक दैट, सानवी ने व्यानश को देखते हुए कहा। देन यू हैव टू मैरी मी सानवी, व्यानश ने कहा तो सानवी ने उसे डिस्गस्टिंग सब फेस बनाकर देखा। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं व्यानश जी, सानवी ने कहा। तो फिर तुमने मुझे भागने की कोशिश क्यों की? तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ और मैं उसे छोड़ दूंगा, व्यानश ने कहा और उसके गाल को पकड़ लिया। सानवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कर हिलाते हुए बोली, नो। ओके देन किल हिम, व्यानश ने अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन ने गन अभिमन्यु के सर पर रखा। वह ट्रिगर दबाने वाला था कि सानवी का परिवार और सानवी जोर से चिल्लाने लगे, नहीं प्लीज डोंट किल हिम, सानवी ने कहा और ग्राउंड पर बैठ गई। वह ये सब और नहीं देखना चाहती थी। प्लीज ऐसा मत कीजिए व्यानश जी, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, प्लीज आप हमारे भाई और हमारी फैमिली को जाने दीजिए, सानवी ने अपने दोनों हाथ व्यानश के सामने जोड़ते हुए कहा तो व्यानश बहुत खुश हो गया, आखिर वह मान ही गई। उसने अर्जुन को रोकने का इशारा किया। ये देखकर सानवी ने राहत की सांस ली और पूरी अग्रवाल फैमिली अभिमन्यु की तरफ भाग गई। बहुत अच्छे सानवी, अब चलो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, व्यानश उसके सामने बैठते हुए बोला। उसने सानवी क्या आप सुख साफ किया और उसे उठाकर मंडप पर ले आया। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से अब आंसू बहने बंद हो गया था। वह अब किसी जिंदा लाश की तरह बैठी थी। उसे याद नहीं रहा कब व्यानश ने उसे बाहों में उठाया और उसके साथ फेरे लिए। उसे होश तब आया जब पंडित जी ने व्यानश को दुल्हन की मांग भरने के लिए कहा। सानवी ने यह सुना और अपनी फैमिली की तरफ देखा जो उसे बेबस नजरों से देख रही थी। सबकी आंखों में सानवी के लिए कुछ न कर पाने का दुख था। तभी व्यानश ने उसकी मांग भर दी। ये देखकर सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बात का ख्याल आते ही कि अब उसे व्यानश के साथ रहना होगा, उसका शरीर कांप गया। अब उसे उसकी फैमिली को छोड़ना होगा, फैमिली के साथ उसका सपना और सबसे जरूरी चीज, उसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी व्यानश ने उसके सर को पकड़ा और उसे अपने पास खींचकर उसके माथे पर किस किया जहां उसने अभी उसकी मांग भरी थी। फाइनली यू आर माइन लिटिल रैबिट, व्यानश ने कहा और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर स्माइल करने लगा। उसे इस वक्त सानवी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नाउ यू आर ऑफिशियली सानवी व्यानश सिंह रायजादा, माई वाइफ, बट यू डिड वेरी रॉन्ग वाइल रनिंग अवे फ्रॉम मी। डोंट वरी, आई हैव टू पनिश यू इन द नाइट, स्टिल यंग माई बीवी। 34 हार्टलेस व्यानश। सानवी बिना किसी भाव के मंडप पर बैठी थी। उसकी किस्मत अब इस जन्म के लिए व्यानश के साथ बंध चुकी थी। वही व्यानश की खुशी अब उसके होठों की बड़ी सी मुस्कान से झलक रही थी। His smile was more like a victory grin plastered on his face, like he wanted to say that finally got what he wanted and craved for so long. पंडित जी ने उन दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ डिक्लेयर कर दिया। व्यानश खड़ा हुआ और उसने सानवी का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा किया। वह दोनों स्टेज से नीचे आ गए। सानवी ने जैसे ही अपने पापा को देखा उसके रुके हुए आंसू बहने लगे। पापा, वो अपने पापा के पास जाने लगी। वह उनके सीने से लगना चाहती थी। वो अपने पापा के बाहों में मिलने वाली वार्मथ को फील करना चाहती थी। पर इससे पहले वह उनके पास पहुंचती व्यानश ने उसके बाजू को पकड़कर अपने पास खींच लिया। सानवी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, व्यानश प्लीज, आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट्स। और वह उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर सानवी, वी शुड लीव नाउ, व्यानश उसे कार की तरफ खींचते हुए बोला। नो, I want to meet my parents, please leave me. Please व्यानश जी, can't you listen to me? व्यानश जोर से चिल्लाया जिससे सानवी चमक गई। उसने डरते हुए व्यानश को देखा। उसने बहुत मुश्किल से कहा, प्लीज, व्यानश जी, let me meet them. आज के बाद तुम्हारे लिए कोई अपना कहने के लिए सिर्फ मैं हूँ। Get that in your little brain, Mrs. व्यानश सिंह रायजादा, व्यानश उसकी आंखों में देखते हुए शक्ति से बोला। You will never be mine व्यानश जी, you forced me. सानवी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा क्योंकि अब उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। What did you say little rabbit? व्यानश ने उसे अपनी एक भान उठाकर देखते हुए कहा। वो इसी तरह उसके पास आने लगा लेकिन आज सानवी अपनी जगह पर खड़ी रही। वो पीछे नहीं हट रही थी। I said I only love them. They are my family and I will never be yours व्यानश सिंह रायजादा। उद्धरण चिन्ह।
सानवी ने उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराकर सांसों में घुल रही थी। ओके देन, आई विल किल ऑल ऑफ देम, देन यू विल हैव ओनली मी, वियानश ने कहा और अपना हाथ आगे किया, जिसमें अर्जुन ने लाकर गन रख दिया। वियानश उसी तरह सानवी की आंखों में देखते हुए गन को लोड किया और फिर उसे लेफ्ट हैंड से ही सानवी की फैमिली की तरफ घुमाया। सानवी की धड़कन तेज हो गई। उसने वियानश से नजर हाथ कर उसके हाथ को देखा और फिर अपनी फैमिली को, जो बहुत घबराई हुई थी। नो, उसने वियानश का हाथ पकड़ लिया और गन को छीनने की कोशिश करने लगी, पर वियानश के आगे वो कहाँ ही जीतने वाली थी। वियानश ने कहा, देन बी ए गुड गर्ल सानवी एंड कम विथ मी, आई प्रॉमिस आई विल नेवर हार्म एनी ऑफ देम। वियानश ने कहा। ये जिंदगी में पहली बार था जब सानवी खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने अपनी फैमिली को देखा जो उसे बेबस देखकर बुरी तरह से रो रही थी। श्याम जी रोते हुए नीलू को संभाल रहे थे। बड़े पापा बड़ी मम्मी को संभाल रहे थे। वहीं चंचल कार्तिक और अभिमन्यु सानवी को देख रहे थे। नियति को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उन्हें ऐसे देखकर सानवी के लिए उन्हें छोड़कर जाना मुश्किल हो रहा था। वो उन्हें देख रही थी कि वियानश ने अपनी भारी आवाज में कहा, लिटिल रैबिट। वियानश की आवाज सुनकर सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वियानश पर। मार्क माय वर्ड मिस्टर वियानश सिंह रायजादा, आपने जो हमारे साथ किया है उसके लिए आपको भुगतना होगा। द वे आई क्राइड टुडे यू विल ऑल्सो क्राई फॉर द वन यू लव, उसने प्योर एंगर में कहा। उसकी बात सुनकर वियानश के होठ किनारे से ऊपर से उठ गए। वो सानवी के पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, बट लिटिल रैबिट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो एनीवन एंड आई कांट लव नॉट इवन यू। सानवी उसकी आंखों में देख रही थी। वियानश ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गया। उसके पीछे वियानश के सभी लोग चले गए। कुछ देर बाद सानवी कार में थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि अब वो किसी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। वह किसी स्टैचू की तरह बैठी थी। उसे आंखों में अभी भी आंसू थी जो बाहर नहीं आ रहे थे। वियानश न्यूज यहाँ से देखा तो अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर सानवी के सामने किया, लेकिन सानवी ने उसे लिया और कार से बाहर फेंक दिया। वही जो कबीर और ड्राइवर सामने बैठे थे वो रेयर व्यू मिरर पर अपनी आंखों के कोने से वियानश को देख रहे थे। सानवी ने अभी जो किया उसे देखकर कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वियानश ने उंगली इग्नोर किया और सानवी के हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसा लिया। सानवी ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन वियानश ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। सानवी ने गहरी सांस ली और अपना एफर्ट छोड़कर विंडो से बाहर देखने लगी। वही वियानश उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगा। सानवी का हाथ वियानश के हाथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा था। उसकी उंगलियां बहुत क्यूट थी। सानवी का हाथ मेहंदी से कवर था। उसका हाथ वियानश के बड़े हाथ में फिट आ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद उनकी कार रायजादा पैलेस के सामने आकर रुकी। ये 1 घंटा सानवी की लाइफ की सबसे बहु सफर थी। गार्ड ने वियानश के साइड का दरवाजा खोला तो वो कार से बाहर आया। दूसरा गार्ड सानवी की साइड का दरवाजा खोलने जा रहा था, लेकिन वियानश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो सानवी की साइड आया। उसने कार का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे किया, पर सानवी ने उसके हेड को इग्नोर किया और अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर कार से बाहर आई। उसने उस बड़े से घर को देखा जो लाइट और फूलों से डेकोरेटेड था। घर का कोना कोना बता रहा था कि ये घर कितना शानदार और लग्जरी है। सानवी घर को देख ही रही थी कि वियानश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे अंदर आने से रोक दिया। वियानश ने उन्हें आंखें छोटी करके देखा। वहां पर दादाजी और दादी भी मौजूद थी। दादाजी तो बहुत खुश थे वियानश के लिए, लेकिन दादी का मुंह बना हुआ था और कियारा एडमिरेशन के साथ वियानश को देख रही थी और मिहिर उसके पास खड़ा सानवी को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका चेहरा लाल रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। बस आदित्य वहां पर नहीं था। शालिनी ने कठोरता से वियानश को देखा और बोली, हम जानते हैं तुम ये सब नहीं मानते, लेकिन ये हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू बिना कलश गिराए घर के अंदर कदम नहीं रख सकती। वियानश ने कुछ नहीं कहा। वो बस अनोइंगली अपनी मां को देखने लगी। एक लड़की ने आरती का थाल शालिनी को दी तो शालिनी ने सानवी और वियानश की आरती की और उनका वेलकम किया। शालिनी ने जैसे बताया था सानवी ने वैसे ही पहले राइट पैर से कलश गिराए और फिर आलते पर पैर रखकर अंदर आ गई। शालिनी ने सानवी को सबसे मिलवाया। सानवी सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वही दादी सानवी को ताना मारते हुए बोली,
इस लड़की को तो उसी वक्त काट कर फेंक देना चाहिए था जब ये शादी से भाग गई थी। पता नहीं मेरे व्यानश ने कैसे पसंद कर लिया इसे। और वो मुंह लटकते हुए चली गई। सानवी को बुरा लगा। शालिनी ने कहा, बेटा तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है। सानवी ने कुछ नहीं कहा। सबने सानवी और व्यानश को आशीर्वाद दिया और उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। सानवी बस वहां से भाग जाना चाहती थी। कुछ देर बाद सब खत्म हुआ। इन सब में सानवी बुरी तरह से थक गई थी। कियारा और पंछी सानवी के पास आए। चलो भाभी, सानवी ने सर हिलाया। वे लोग सानवी को एक कमरे में ले आए। भाभी अब आप रिलैक्स हो सकती हैं, यहाँ कोई नहीं है, पंछी ने उसे नर्वस होते देखकर कहा। सानवी ने अपना घूंघट हटाया। उसे देखकर पंछी और कियारा चकित होकर उसे देखने लगी। सानवी पहले ही बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से इस लाल जोड़े ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, सानवी आप बहुत खूबसूरत हैं। सानवी ने कुछ नहीं कहा। वो उन्हें सहमी नजरों से देखने लगी। वैसे हमने आपको अपना परिचय दिया नहीं। मैं हूँ पंछी, आपकी नंद, और ये है कियारा भाभी, मिहिर भाई की बीवी और आपकी जेठानी। सानवी ने उसे नमस्ते किया। तभी शालिनी कमरे में आते हुए बोली, कियारा पंछी तुम दोनों बाहर जाओ, हमें सानवी से कुछ बात करनी है। पंछी ने कहा, बट माँ। शालिनी ने उन्हें आंखें दिखाया तो पंछी चुप हो गई। वो दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। शालिनी को देखकर सानवी बेड से खड़ी हो गई। शालिनी सानवी के पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सानवी बेटे, व्यानश ने जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे साथ किया वो गलत था। उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमारे बेटे ने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। ये कहते हुए शालिनी ने सानवी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। सानवी ने उन्हें ब्लैंक फेस के साथ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शालिनी उसकी दुविधा समझ रही थी। उन्होंने कहा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए इस शादी को अपनाना बहुत मुश्किल है, बट प्लीज हमारे लिए उसे एक मौका दो। ही इज नॉट परफेक्ट येट इन दीज matter. But you can make him understand that feeling can't be forced, it's gained by heart itself. सानवी ने उन्हें कंफ्यूज होकर देखा। शालिनी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करते, हम पंछी और कियारा को बुलाते हैं, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। सानवी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद पंछी और कियारा कमरे में आ गई। वो सानवी को मेकअप करने लगे। सानवी ने पूछा, आप हमें तैयार क्यों कर रही हैं? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स सुहागरात के लिए। सानवी ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पंछी और कियारा सानवी उसे कमरे तक ले आई। कियारा कमरे के बाहर ही रुक गई और पंछी सानवी को लेकर अंदर आई। बीतते वक्त के साथ सानवी की धड़कन तेज हो रही थी। पंछी ने सानवी को बेड पर बिठाया और बोली, भाभी जब तक भाई नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ से हिलना मत। सानवी ने कुछ नहीं कहा। पंछी ने सानवी के कपड़े ठीक किए और चली गई। उनके जाने के बाद उसने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई जो गुलाब के फूलों से डेकोरेट था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पापा के पास जाना चाहती थी। वो उसे हक करना चाहती थी। आई मिस्ड योर पापा, सानवी ने कहा और फिर से रोने लगी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। सानवी ने घूंघट से देखा, ये कोई और नहीं उसका पति व्यानश ही था। उसे देखकर उसकी सांसें गले में अटक गई। वो व्यानश की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने व्यानश को अपनी शेरवानी का बटन खोलते हुए उसके पास आते देखा। सानवी ने जल्दी से अपने सर को नीचे झुका लिया और बोली, प्लीज महादेव जी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। तभी उसने व्यानश को अपने पास बैठते हुए महसूस किया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हिम्मत देते हुए कहा, अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। उसने गहरी सांस ली। 35 फर्स्ट नाइट। व्यानश सानवी को ही देख रहा था। कमरे को अच्छे से सजाया गया था, लेकिन वो जब से अपने कमरे में आया था तब से उसकी नज़र सानवी से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसके बेड पर इसी सबमैसिव वुमन की तरह बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए व्यानश की धड़कन बढ़ गई। उसने सबसे पहले अपने शेरवानी को निकाला क्योंकि वो बहुत भारी था। उसके बाद वो उसके पास आकर बैठ गया। वह इजीली देख पा रहा था उसके हाथ कितनी बुरी तरह से कांप रहे हैं। वह उसे डरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे याद आया वह उनकी शादी से भाग गई थी। ये सोचकर ही एक बार फिर से उसका पारा चढ़ गया। उसने झटके से सानवी के सर से दुपट्टे को हटाकर फेंक दिया। सानवी ने कसकर आंखें बंद कर ली। व्यानश ने जैसे ही सानवी का चेहरा देखा वो उसे फिर से देखता ही रह गया। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें
रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसने सानवी के चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी भारी आवाज में बोला, तुम रो क्यों रही हो? पर सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका कुछ न कहना भी व्यानश के गुस्से पर पेट्रोल का काम करता था। व्यानश ने आंखें बंद कर ली और गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ लिटिल रैबिट। मुझे मेरी बात दोहराने के लिए मजबूर मत करो। सानवी ने उसे आंखें उठाकर देखा। वो व्यानश की आंखों में देख रही थी। व्यानश उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख पा रहा था। कहीं न कहीं उसे अंदाजा था उसने जो सानवी के साथ किया वो गलत था, पर वो क्या करता? उसने तो प्यार से कहा था उसे शादी के लिए, लेकिन वो खुद थी जो शादी से भाग गई थी। वो कुछ कहता उससे पहले सानवी कठोर शब्दों में बोली, क्यों? क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे हम पर अगर हमने आपकी बात नहीं सुनी तो? उद्धरण चिन्ह। व्यानश ने उसे गुस्से में देखा तो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए मुस्कुराया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, माई लिटिल रैबिट इज एंग्री विद मी। हम। सानवी ने उसके हाथ को झटका और बोली, मिस्टर आयजादा, दूर रहिए हमसे। हमें हाथ लगाने की हिम्मत भी मत कीजिए। वाई वुड आई? आज हमारी सुहागरात है, मैं भला तुमसे दूर क्यों रहूं? मुझे जितना दूर रहना था मैं रह लिया, अब और नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा और सानवी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके सीने पर मारने लगी, लेकिन व्यानश को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लीव मी यू मॉन्स्टर। व्यानश सानवी के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें मोड़कर उसकी कमर से लगा के उसे और भी करीब कर लिया। सानवी उसके घुटनों पर बैठ गई। वो बोला, कोशिश करना बंद करो। इट्स ओनली वेस्टिंग योर एनर्जी बीवी। सानवी ने कड़वाहट से उसे देखा और बोली, आप लीव मी। व्यानश ने डेविल स्माइल के साथ कहा, नेवर, और उसने सानवी के माथे पर किस किया। सानवी अपनी पूरी ताकत से उसके टाइट ग्रिप से छूटने की कोशिश कर रही थी। व्यानश ने उसके गालों को किस किया। उसने सानवी के होठों पर किस करना चाहा तो सानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जिसे देखकर व्यानश का जबड़ा कस गया। उसने सानवी के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। सडन फोर्स से सानवी बेड पर गिर गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने लिप्स को अंदर की तरफ मोड़ लिया, जिससे व्यानश को उसे किस करने में प्रॉब्लम होने लगी। व्यानश फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सानवी के गाल पर जोर से काटा, जिससे सानवी के होठ खुल गए। व्यानश ने मौका देखा और उसे बुरी तरह से किस करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों की सांसें उखड़ने लगी। सानवी उसकी बाहों में मचलने लगी, लेकिन व्यानश ने उसे छोड़ना जरूरी नहीं समझा। सानवी ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो व्यानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा। उसे ऐसे देखकर सानवी के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर गई। व्यानश फिर से उसे किस करने जा रहा था कि तभी सानवी ने उसके सीने पर हाथ रखा और तेज आवाज में बोली, स्टॉप देयर व्यानश, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यानश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। इसकी इतनी हिम्मत, वो उसे रोकने की हिम्मत कर रही थी। हमने आपसे शादी इसलिए की क्योंकि हमारे मम्मी पापा और फैमिली सेफ रहे। ये सोचने की गलती मत कीजिए कि आपका कोई हक है हम पर। आई एम जस्ट अ स्टेक होल्डर ऑफ योर सरनेम, दैट्स ऑल। हम आपको अपना पति नहीं मानते। हम उन लड़कियों में से नहीं है जो एक बार हार जाए तो आगे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। आई एम दैट वन, इफ आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट देन आई स्वेयर आई कम बैक फॉर सेकेंड टाइम विथ फुल एग्रेशन। इसलिए अच्छा होगा कि आप हमसे दूर रहे, क्योंकि अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो हमें आपकी विधवा बनकर पूरी जिंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यानश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा और बोला, You can't resist me, Sanvi. I am F-Kang, husband of yours, daughter, and you are my wife. हाँ, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हम आपकी वाइफ हैं, न कि कोई गुलाम जो आपकी हर बार माने। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। व्यानश ने उसके सर के दोनों तरफ हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ। सानवी ने उसी तरह कहा, तो फिर कीजिए। इससे ये साबित हो जाएगा कि हम आपके बारे में सही सोच रहे हैं। ब्लडी आर्पिस्ट यू। व्यानश ने दांत पीसते हुए कहा, पर उसके पास आगे कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो जानता था पिछली बार उसने सानवी के साथ क्या करने की कोशिश की थी। वो सानवी के ऊपर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। सानवी बेजान सी सीलिंग को घूरने लगी। कुछ देर उसने अपने लिप्स को छू कर देखा। उसके होठों पर व्यानश के हाशिए किस करने से चोट आई थी। इश्क उसके मुंह से निकला। उसने खुद को फिर से देखा और जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अनोख सानवी, रोना बंद करो।
तुझे स्ट्रांग होना होगा। उद्धरण चिन्ह। वो बेड से खड़ी हुई। उसने बेड से सारा डेकोरेशन का सामान हटाया। ये करते हुए उसे फिर से रोना आ रहा था। उसने ब्लैंकेट को झटक कर फेंका और अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने सामने बने बड़े से विंडो से बाहर देखा। आसमान में चांद और तारे टिमटिमा रहे थे। उसने धीरे से कहा, आई मिस योर पापा, योर डॉटर नीड्स यू। और वो सुबकने लगी। अचानक से उसके पेट में अकड़न होने लगी। उसे याद आया उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया और अब उसे भूख लग रही है। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और कारपेट पर लेट गई। क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना, और ये भी कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। 36 एंग्री ध्रुव। सानवी की कड़वी बातें सुनने के बाद वियानश गुस्से से कमरे से बाहर आया। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, कैसे एक अधनी सी लड़की ने उसे इतना कुछ सुना दिया था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, तभी उसके पास अर्जुन का फोन आया। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों पर उंगली घुमाए और बोला, तुमने मुझे इस वक्त फोन क्यों किया? जानते नहीं मैं बिजी हूँ। अर्जुन ने सार्कास्टिक टोन में कहा, स्टॉप लाइंग वियानश, मैं जानता हूँ तुम कोई बिजी नहीं हो, जल्दी से ध्रुव के फार्म हाउस आ जाओ, उसे कुछ हो गया है। ये सुनकर वियानश की भौहें सिकुड़ गई। क्या हुआ उसे? तुम बस जल्दी आओ, अर्जुन ने कहा और फोन काट दिया। वियानश ने गहरी सांस ली। वो कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो उसे अपने सामने कियारा नजर आई। उसे देखकर वियानश की भौहें सिकुड़ गई। कियारा ने नर्वस होते हुए कहा, वो मैं तुमसे कहने आई थी कि वो सानवी, तुमने शादी। अचानक से वियानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और बोला, सो व्हाट, दिस इज माई डिसीजन। मैं किसी से भी शादी करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने पति के पास क्यों नहीं जाती भाभी जी? उसने ये आखिरी के 2 शब्द को दांत पीसते हुए कहा और चला गया। कियारा ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गहरी सांस ली और कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे मिहिर सोफे पर बैठा नजर आया। उसके दोनों पैर एक के ऊपर करके टेबल पर रखे थे और उसका लेफ्ट हैंड सोफे पर था और दूसरे में उसने वाइन का ग्लास पकड़ा था। वो खतरनाक तरीके से कियारा को देख रहा था। कियारा ने उसकी प्रेजेंस को इग्नोर किया और बेड के पास आ गई। वो मिहिर की नजरें अपने ऊपर फील कर पा रही थी। आप सोए नहीं हैं? काफी रात हो गई है, उसने अपनी स्वीट वॉइस में कहा और उसे देखा। तभी मिहिर उसी तरह उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम आधे घंटे लेट आए हो, जानती हो ना मैं टाइम का कितना पंक्चुअल हूँ। कियारा सीधी खड़ी हो गई। उसने मिहिर को देखा और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली, वो मैं, माँ ने मुझे उनके रूम में बुलाया था कुछ बात करने के लिए। कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई, क्योंकि मिहिर उसे बुरी तरह से घूर रहा था। अचानक से कमरे में टेंशन का माहौल हो गया। मिहिर ने दांत पीसते हुए कहा, झूठ, तुम उस वियानश के साथ थी ना? उसकी बात सुनकर कियारा की सांसें चढ़ने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं माँ के पास थी। मिहिर ने आंखों को गोल घुमाया और कहा, एनीवे, मेरा मूड नहीं है तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने का, इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। उसकी बात सुनकर कियारा उसे देखने लगी। वो जानती थी इसके लिए आगे क्या आ रहा है। मिहिर उसकी नर्वसनेस अच्छे से समझ रहा था। आगे जो मिहिर ने कहा वो कियारा की सांसें रोकने के लिए काफी थे। मिहिर ने कहा, स्ट्रिप। उसका ऑर्डर सुनकर कियारा कांपने लगी। वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी दानव को देख रही थी। प्लीज मिहिर, डोंट। वो कह ही रही थी कि मिहिर तेज आवाज में बोला, डू एज आई से। कियारा ने अपने कांपते हाथ को पल्लू की तरफ बढ़ाया और उसे निकालते हुए बोली, मिहिर प्लीज, नॉट टुडे, आई एम सो टायर्ड। उसकी बात सुनकर मिहिर ने गुस्से से वाइन की ग्लास को फेंक दिया और उठकर उसके पास आते हुए बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से इसलिए खरीद कर नहीं लाया कि तुम मेरी बात न मानो। मैंने तुमसे शादी ही इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारा घमंड हर रोज मेरे बिस्तर पर तोड़ सकूं। कियारा चमक गई। मिहिर उसके पास आया और उसके कंधे को धक्का दिया जिससे कियारा पीठ के बल बेड पर गिर गई। वो संभल पाती मिहिर उसके ऊपर आया और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा काम है मुझे प्लेजर देना, तो मुझे खुश रखो। ज्यादा मुंह चलाकर खुद को ट्रबल में मत डालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानती जो न मैं कितना घटिया इंसान हूँ। कियारा ने कसकर आंखें बंद कर ली। आए बात समझ में। मिहिर ने उसे ऐसे देखा तो कठोरता से पूछा। कियारा ने हाँ में सर हिलाया। कियारा, आई एम नॉट अ डम, मुझे गूंगों की भाषा समझ नहीं आती, से वर्ड्स। यस, कियारा ने गहरी गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा। तो उसे इतनी बुरी तरह से डरते देखकर मिहिर को अच्छा लग रहा था।
उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कियारा के कांपते होठों पर किस कर लिया। उसकी हाश किस की वजह से कियारा ने कसकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मिहिर ने उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग एंड देन कियारा मदहोशी में सिसकियां भरने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ व्यानश फार्म हाउस पहुंचा। अंदर आते ही व्यानश की नजर ध्रुव पर पड़ी। वहां पर सौरभ, अक्षय, अर्जुन पहले ही मौजूद थे। वहीं ध्रुव नशे में धुत था। उसने कहा, इसे क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर सब उसे देखने लगे। ओ व्यानश, तुम आ गए। साले, तुमने बताया नहीं तुमने शादी कर ली। हम लोगों को भी नहीं बताया कमीने। अक्षय उसके पास आते हुए बोला और उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। व्यानश ने सर हिलाया। सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ, पर इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहा है इसकी होने वाली बीवी इसे धोखा देकर भाग गई और तब से ये मजनू बनकर पिए जा रहा है। शट अप, ध्रुव जोर से चिल्लाया और उसने ड्रिंक के ग्लास को जोर से फेंका जो व्यानश के पैरों के पास आकर गिरा। व्यानश ने उसे बिना किसी भाव के देखा। ध्रुव ने उसे देखा और कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? व्यानश ने अपने होठों को गोल घुमा लिया। ध्रुव ने नशे भरी आवाज में कहा, उसने मुझसे कहा हम आज ही शादी करेंगे। मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं शाम होते तक उसका इंतजार करता रहा लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम ध्रुव नहीं। और वो अपनी जलती हुई आंखों से व्यानश को देखने लगा। व्यानश ने अब भी कुछ नहीं कहा। सौरभ ध्रुव के पास आया और बोला, ध्रुव तुझे ज्यादा चढ़ गई है। हम कल बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी करनी है, ध्रुव ने कहा और नशे में कुछ भी बड़बड़ाने लगा। अक्षय ने उसे ऐसे देखा तो गहरी सांस ली और कहा, सौरभ इसे कमरे में ले जा। सौरभ ने सर हिलाया और उसे ले गया। वहीं अर्जुन, व्यानश और अक्षय बैठकर ड्रिंक करने लगे। कुछ देर बाद सौरभ ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इसी तरह काफी रात हो गई। सौरभ अक्षय फार्म हाउस ही रुक गए। वहीं व्यानश अर्जुन के साथ घर आ गया। वो कमरे में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र सानवी पर पड़ी जो जमीन पर अपना पेट पकड़कर सो रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसके पास आ गया। वो उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। सानवी के लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। व्यानश ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बालों को हटाया और सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने लगा। सानवी बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी, लेकिन उसके गालों पर आंसू देखकर व्यानश को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने संभल कर उसकी गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटाया। सानवी का मुंह हल्का सा खुल गया। उसने देखा उसका मेकअप पूरा फैला हुआ है, होठों की लिपस्टिक से लेकर आंखें का काजल भी। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद व्यानश ने उसके माथे पर प्यार से किस किया और वॉशरूम में चला गया। लगभग 20 मिनट बाद वो वापस आया। उसने अब नाइट वेयर पहना था। वो आकर सानवी के पास लेट गया। वो फिर से उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो कि जिस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देखता था आज वो इसके पास थी। वो उसके गाल को हथेली में भरकर उसे अंगूठे से सहलाने लगा। माइन, फाइनली माइन, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। अब उसका अंगूठा सानवी के होठों को छूने लगा। उससे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सानवी के होठों को चूम लिया। वो उसे किस करने लगा। उसके नर्म होठों के एहसास से वो एक्साइटेड होने लगा। वो भूल गया था कि सानवी इस वक्त सो रही है। वो अपना पूरा वेट उसके ऊपर डालकर उसे किस करने लगा। वहीं सानवी झट से नींद से जागी। व्यानश को अपने पास देखकर वो बहुत घबरा गई। वो उसे धक्का देने लगी, पर व्यानश मदहोशी में इतना चूर था कि वो सानवी से दूर ही नहीं हुआ। उसने सानवी के हाथों को पकड़कर बेड पर दबाया और उसे किस करने लगा। सानवी शांत हो गई। व्यानश उससे दूर हो गया और हंसकी वॉइस में बोला, व्हाई डोंट यू किस मी बैक। सानवी ने उसे हंसते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। व्यानश ने उसे ऐसे देखा तो उसके गाल पर थपकी देते हुए बोला, इट्स ओके, डॉट नाउ गो एंड चेंज समथिंग कंफर्टेबल। इससे पहले मैं मेरा माइंड चेंज कर दूं। ये कहते हुए वो सानवी के चेस्ट को देखने लगा, जो कि गहरी गहरी सांस लेने की वजह से अप्स एंड डाउन्स हो रही थी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसने अपने सीने को देखा और व्यानश को धक्का देकर उठ गई। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ व्यानश को देखा। ने ये देखा तो मुस्कुराया। व्यानश बेड पर लेटकर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सानवी एक क्यूट से नाइट सूट में बाहर आई। उसने व्यानश को देखा जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। कम लेट्स स्लीप लिटिल रैबिट, ये कहते हुए उसने अपने बगल में बेड पर टैप किया। सानवी ने उसे घूर कर देखा और सोफे की तरफ आ गई। व्यानश ने कहा, कम ऑन लिटिल रैबिट, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हम पहले भी कई बार साथ में सो चुके हैं।
इसलिए तुम ये फिल्मी ड्रामा बंद करो और यहाँ आओ मेरे पास। लेकिन सानवी ने उसे इग्नोर कर दिया। ये देखकर व्यानश ने जबड़े भींच लिए और उसके पास आकर उसे कंधे पर उठा लिया। ए व्यानश जी, क्या कर रहे हैं आप? हमें नीचे उतारिए, सानवी ने उसके पीठ पर मारते हुए कहा। पर व्यानश ने उसे बैग पर पटक दिया और उसे बैग पर दबाते हुए बोला, स्टॉप योर ड्रामा सानवी, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सानवी ने उसे सुबकते हुए देखा और कुछ नहीं बोली। व्यानश उसके बगल में गिर गया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल किया। गुड नाइट बीवी, व्यानश ने कहा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर सो गया। पर सानवी को अब नींद कहाँ आने वाली थी। वो उस दिन को कोसने लगी जिस दिन वो पहली बार व्यानश से मिली थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सानवी सोकर उठी तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि कल ही उसकी शादी हुई है और यह कमरा व्यानश का है और आज से ये उसका भी है। उसने गहरी सांस ली। उसने इधर उधर देखा। उसे व्यानश कहीं नजर नहीं आया। थैंक गॉड वो यहाँ नहीं है। और वो बेड से पैरों को नीचे रखा ही था कि उसे वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए नजर आया। उसे देखकर सानवी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि व्यानश सिर्फ एक टॉवल में था और वो टॉवल भी उसकी कमर पर बंधा था, जो एक मूवमेंट के साथ कभी भी निकल सकता था। सानवी ने अपना सर घुमा लिया और अपनी आंखों के सामने हाथ रखते हुए बोली, आपको आदत है क्या बिना कपड़ों के घूमने की? जब देखो तब ऐसे ही घूमते रहते हैं, जाए कुछ पहन लीजिए। सानवी की बात सुनकर व्यानश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। वो सानवी के पास आया और उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, वाई लिटिल रैबिट, आई एम टर्निंग यू ऑन इन दिस अर्ली मॉर्निंग .hm। और वो सानवी के गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सानवी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसके हाथ को झटक कर उठते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है, कुछ भी कह। वो कह ही रही थी कि व्यानश ने उसे पीछे से हक कर लिया और बोला, वो युगो हम। और उसने फिर से उसकी खुशबू को स्मेल किया। सानवी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, जो कि उसकी कमर से लिपटे हुए थे, फॉर फ्रेशन अप, लीव मी। और वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी व्यानश ने कहा, वाओ, जस्ट लुक एट अस, वी लुक सो परफेक्ट। सानवी शांत होकर मिरर में बन रही उन दोनों की रिफ्लेक्शन को देखने लगी। व्यानश सच कह रहा था, वो दोनों परफेक्ट थे, एक ब्यूटी तो दूसरा बीस्ट। व्यानश के दोनों हाथों ने सानवी की कमर को जकड़ रखा था और सानवी एक मेमने के बच्चे की तरह उस राक्षस के कैर में थी। वे लोग मिरर के जरिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। व्यानश ने सानवी के नाइट सूट को कंधे से हटाया और उसके कंधे पर स्मूथली किस करने लगा। उसके गर्म सांसों के एहसास से सानवी ने कसकर अपने कपड़े को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। तभी दोनों के कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सानवी ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसकी नजर फिर से मिरर पर पड़ी। व्यानश अब भी मदहोशी में उसके कंधे पर किस किए जा रहा था। उसने उसे धक्का दिया तो व्यानश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सानवी ने कहा, वो दरवाजे पर कोई है। व्यानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और फिर दरवाजे से लगातार खटखटाने की आवाज आ रही थी। व्यानश ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने उसकी दादी खड़ी है। दादी, आप आज सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? व्यानश ने दादी और शालिनी को देखते हुए कहा तो दादी ने बिगड़े स्वर में कहा, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैं यहाँ तेरी बीवी के लिए आई हूँ। कहाँ है तेरी बीवी? उसे वक्त का पता है भी या नहीं? अभी तक सो ही रही है क्या? उसने इतना कहा ही था कि उसे सानवी दिखाई दी। उसने सानवी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ए लड़की, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी तैयार होकर नीचे आ। शालिनी, तुम इसे सब समझा दो, मुझे आज कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। दादी ने पहले सानवी से कहा और फिर शालिनी को। जी माँ, हम सानवी को सब समझा देंगे, शालिनी ने सर हिलाते हुए कहा तो दादी चली गई। शालिनी उनके जाने के बाद व्यानश को देखते हुए बोली, व्यानश, अब तुम दरवाजे से हटोगे, हमें सानवी को ये सामान देना है। कहते हुए उन्होंने कुछ बैग्स को व्यानश के आगे किया। व्यानश ने एनर्निंग सा फेस बनाकर उन्हें देखा और अंदर आ गया। शालिनी सानवी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, सानवी बेटा, तुम ये पहनकर जल्दी नीचे आओ, तुम्हारी पहले रसोई पूजन है, फिर कुछ रिश्तेदारों से भी मिलना है, उसके बाद तुम अपने मम्मी पापा के घर जा सकती हो। ये सुनकर सानवी के चेहरे पर चमक आ गई। वही व्यानश के कान खड़े हो गए। उसने कहा, मम्मी पापा के पास? पर क्यों? वो कहीं नहीं जाएगी। 37 स्ट्रेंज फैमिली। शालिनी की बात पर व्यानश ऐतराज जताते हुए बोला, ये अपने मम्मी पापा के घर क्यों जाएगी? नहीं, सानवी कहीं नहीं जाएगी। विधि ने हैरानी से उसे देखा।
ये आदमी। उसने शालिनी को देखा तो शालिनी ने कहा, वियानश, सानवी हमेशा के लिए नहीं जा रही है, उसे पगफेरे के लिए जाना है। वो 2 दिन रहने के बाद घर आ जाएगी। वियानश ने अपनी माँ को चिढ़ते हुए देखा और बोला, 2 दिन? कभी नहीं। मैं सानवी को 2 दिन के लिए क्या 1 घंटे के लिए भी उस घर में जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ वो लोग फिर से इसे भगाने की कोशिश करेंगे। उसकी बात सुनकर सानवी ने फिर से हैरानी से उसे देखा। वहीं शालिनी इस बार उसे डांटते हुए बोली, वियानश। तो वियानश ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त वियानश उस बच्चे की तरह जिद कर रहा था जिसे पहली बार टॉफी मिली हो और वो उसे किसी से शेयर न करना चाहता हो। शालिनी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम दोनों तैयार होकर नीचे आओ, हम सब तैयारी करवा देते हैं। सानवी ने सर हिलाया। शालिनी ने उसके हाथ में बैग को रखा और कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद सानवी ने घूर कर वियानश को देखा और फ्रेश होने चली गई। उसके जाने के बाद वियानश ने दराज से सिगरेट निकाली और जलाते हुए बालकनी में आ गया। वो ध्रुव के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। हाँ, आप नहीं मानेंगे पर वियानश अपने दोस्तों से बहुत अटैच था, क्योंकि बचपन में जब कोई उसके पास नहीं था तब ध्रुव ही था जो उसका सबसे पहले दोस्त बना था। वो अपनी गहरी सोच में था तभी उसे कमरे से पायल की आवाज़ आ, साथ ही चूड़ियों की आवाज़ भी उसके कानों में पड़ी जिससे उसका ध्यान टूटा। वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसकी लाइफ की अब तक का सबसे अच्छा नज़ारा था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। इधर सानवी वॉशरूम में अपना काम किया और कुछ देर बाद शालिनी का दिया लाल रंग की साड़ी पहनकर बाहर आई। उसके गीले बालों से पानी टपक कर उसके कपड़े को भी गिला कर रहा था। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं। वो मिरर के सामने आकर तैयार होने लगी। उसे एहसास तो था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि वो जानती थी ये कौन था। उसने फाइनली अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाई और जाने के लिए मुड़ी तो अचानक से वो वियानश से टकरा गई। सानवी ने अपनी नाक को सहलाते हुए कहा क्योंकि उसकी छोटी सी नाक वियानश के सीने से टकरा गई और उसे दर्द होने लगा। उसने गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को देखा और बोली, आप बार बार हमें परेशान करने क्यों आ जाते हैं? क्या आपको यही जगह मिली है खड़े होने के लिए? अभी हमारी नाक टूट जाती। कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई क्योंकि वियानश उसे बुरी तरह से घूर रहा था और वो उसकी नज़रों को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और बोली, आप हटिए हमारे रास्ते से, हमें जाना। वो कुछ कहने जा रही थी कि वियानश ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बहुत जल्दी है तुम्हें अपने मम्मी पापा के घर जाने की, पर अफसोस तुम जा नहीं पाओगी। ये कहते हुए वो उसे डेविल स्माइल के साथ देखने लगा। वही सानवी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। वियानश की आंखों में पहले जैसी पॉसेसिवनेस थी। उसकी आंखें देखकर ही सानवी को घबराहट होने लगती थी। इस वक्त भी उसकी हालत वैसी थी, पर वो अपना डर उसके सामने नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और हम भी देखते हैं, आप हमें जाने से कैसे रोकते हैं? उसकी बात सुनकर वियानश के होठों की मुस्कान बड़ी सी हो गई। ओह, तो मेरी छोटी सी खरगोश अब मुझे चैलेंज कर रही है, उसने मॉकिंग टोन में कहा तो सानवी बोली, हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। अब छोड़िए हमारा हाथ और जाने दीजिए हमें। ये कहते हुए वो उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वियानश की ग्रिप बहुत टाइट थी। वियानश जी, छोड़िए हमारा हाथ, हमें देर हो रही है, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसके हाथ पर बाइट किया। सानवी के दांत वियानश के कलाई पर धंसते जा रहे थे और उसे दर्द भी हो रहा था, पर फिर भी वियानश ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वो अब अपनी बीवी के इस बच्चों वाली हरकत को एंजॉय करने लगा। पर कुछ देर बाद तक भी उसने उसे नहीं छोड़ा तो सानवी ने फ्रस्ट्रेट होकर उसे देखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वियानश ने उसके छोटे से खूबसूरत चेहरे को देखा जो लाल हो रहा था। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, डे बाय डे मेरी बीवी छोटे खरगोश से जंगली बिल्ली बनते जा रही है, हम नॉट बैड। सानवी ने उसे फ्रस्ट्रेशन वाला लुक दिया क्योंकि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। वियानश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको? सानवी ने चिढ़ते हुए कहा। वियानश ने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए अपने होठों पर पॉइंट किया। ये समझते हुए कि उसे क्या चाहिए, सानवी के गाल लाल हो गए। वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके चेहरे के हर एक फीचर को देखते हुए उसके गाल पर किस करने जा ही रही थी कि उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जल्दी से वियानश के कान पर बाइट किया, जिससे वियानश ने उसे छोड़ दिया। सानवी ने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और इससे पहले वो उसे पकड़ता वो कमरे से बाहर भाग गई।
उसके जाने के बाद व्यानश मुस्कुराते हुए अपने कान को सहलाने लगा। उसे सानवी की ये चाइल्डिश बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। इधर सानवी भागते हुए बाहर आ रही थी, तभी उसकी नज़र से आ रहे आदित्य पर पड़ी, जो फ़ोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ के कॉरिडोर से आ रहा था। वो रुककर उसे देखने लगी। आदित्य ने भी उसे देखा तो सानवी हल्का सा मुस्कुराई, पर आदित्य ने उसे इग्नोर किया और सीधा नीचे चला गया। सानवी ने गहरी सांस ली और वो भी नीचे आ गई जहां आदित्य बैठा था। वो आदित्य का पैर छूना चाहती थी, पर आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता, इसलिए तुम्हें ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। सानवी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। उसने शालिनी को देखा तो शालिनी ने कहा, आदित्य जी आप। पर आदित्य ने उसे एक लुक दिया तो शालिनी चुप हो गई। उसने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, सानवी चलो हम तुम्हें किचन दिखाते हैं। सानवी ने सर हिलाया और उनके साथ चली है। शालिनी ने उसे सब कुछ समझाया। सानवी ने पहले पूजा की और फिर बढ़िया सा खीर बना लिया। अब तक सब आ चुके थे, व्यानश और मेहर को छोड़कर। मेहर आज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। सानवी ने सबको ग्रिट किया। सबने उसकी बनाई खीर खाई तो सब उससे इम्प्रेस हो गए, पर दादी को कहाँ चैन आने वाला था। उसने मुंह हटते हुए कहा, ठीक ठाक है, बस थोड़ी सी चीनी ज्यादा है। सानवी को समझ नहीं आया वो क्या कहे। सबने उसकी तारीफ की। शालिनी ने कहा, सानवी तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है, तुम टेंशन मत लो, खीर बहुत अच्छी बनी है। सानवी मुस्कुराई, थैंक यू आंटी। उसने कहा तो शालिनी उसे डांटने के लहजे में बोली, बुद्धू लड़की, हमने तुमसे कहा था ना तुम हमें आंटी नहीं बुलाओगी, तुम आज से हमें माँ बुलाओगी, समझी। सानवी ने उसे इमोशनल होकर देखा। थैंक यू माँ, सानवी ने कहा तो शालिनी बोली, हम अब ठीक है। सानवी ने सर हिलाया। शालिनी फिर बोली, अच्छा अब तुम भी नाश्ता कर लो और व्यानश के लिए कमरे में ले जाना। व्यानश का नाम सुनकर सानवी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, कमरे में क्यों, वो यहाँ क्यों नहीं आते। शालिनी थोड़ी सी मायूस हो गई और बोली, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। अब ज्यादा सवाल नहीं, तुम जाओ, कुछ देर में मेहमान आ जाएंगे, फिर तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। सानवी ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम उनके साथ नाश्ता कर लेंगे। शालिनी मुस्कुराई तो सानवी अपना और व्यानश का नाश्ता प्लेट में डालने लगी, तभी कियारा उसके पास आते हुए बोली, सानवी तुम ये व्यानश के लिए ले जा रही हो। सानवी ने उसे देखा और कहा, जी भाभी। कियारा ने बेरकी से कहा, तुम नहीं जानती, व्यानश को ये सब पसंद नहीं है। सानवी का मुंह बन गया। यहाँ के लोग बहुत अजीब थे, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, हम दूसरा खाना बना देते हैं। कियारा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सानवी ने कहा, नहीं भाभी, हम कर लेंगे, और शेफ के साथ काम करने लगी। कियारा बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। वो उसे देखकर इमोशनल हो गई। वो खुद को नहीं रोक पाई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद सानवी ने खाना बना लिया और कमरे में आ गई, पर व्यानश उसे कहीं नजर नहीं आया। अब ये कहाँ गए, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी उसे बालकनी से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने खाने को टेबल पर रखा और बालकनी में आ गई, और वहां का नाराज देखकर वो हैरान हो गई। क्या देखा सानवी ने, क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है? सानवी टिक पाएगी इस अजीब फैमिली के बीच? कमेंट में जरूर बताना। 38 रिसेप्शन। सानवी बालकनी में आई तो वो हैरान हो गई। उसने व्यानश को देखा जो कि बालकनी में खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके पास ही फ्लोवस टूटा हुआ था और उसके टुकड़े फर्श पर फैले हुए थे, और व्यानश के हाथ पर छोटा सा कट लग गया था, और वही व्यानश केयरलेस सा बात करते हुए इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर सानवी के अंदर की डॉक्टर जाग गई। उसने ट्रे को टेबल पर रखा और व्यानश के पास आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, आपको ये चोट कैसे लगी? कितना खून बह रहा है आपका? कितने लापरवाह हैं आप, दिखाए हमें। व्यानश ने हैरानी से उसे देखा। सानवी ने उसे वुडन चेयर पर बिठाया और उसकी चोट को देखने लगी। वो तो भूल ही गया था कि उसके साथ सानवी भी है। सानवी उसे डांट रही थी। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? व्यानश ने कहा, नहीं, गुदगुदी हो रही है। सानवी ने घूर कर उसे देखा और बोली, हा हा हा, वेरी फनी। इस बार व्यानश ने घूर कर देखा। सानवी ने कहा, आप रुकिए, हम मेडिसिन लेकर आते हैं, और वो चली गई। व्यानश उसे देखने लगा। तभी उसे फोन से आवाज आई, सर डॉट आर यू देयर? व्यानश होश में आया। आई विल कॉल यू बैक। सानवी दवाई लेकर उसके पास आ गई। वो उसके पास बैठकर उसे दवाई लगाने लगी। व्यानश उसे देखने लगा। उसे याद आया कैसे उसने पहले भी उसका ट्रीटमेंट किया था।
उसके साथ हाथों की टचेस और उसका प्यार से यूं उसकी केयर करना। उसे फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी सबसे अलग सानवी उसका ख्याल रखती थी उसे अच्छा लगता था। सानवी ने उसे आंखों के कोने से देखा और कहा, वैसे आपको ये चोट कैसे लगी? क्यों, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वियानश ने भी उसके सवाल के बदले सवाल किया। सानवी ने मुंह बनाया और बोली, जी नहीं, गलतफहमी है आपको कि हमें आपकी फिक्र है। ये तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं तो आप पर कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप हर रोज खुद को चोट लगा लीजिए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी। वियानश ने हैरानी से उसे देखा। सानवी जाने लगी तो वियानश ने उसी हाथ से सानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया, जिससे सानवी उसकी गोद में बैठ गई। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींचा और उन्हें मोड़कर पीठ सलगाते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छोटी खरगोश, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। और वह उसे डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। उसकी गहरी आंखें देखकर ही सानवी की हार्ट रेट बढ़ गई। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए उसे देखने लगी। मिस्टर अयजादा, लेट मी गो, उसने धीरे से कहा तो वियानश बोला, वाई शुड आई लेट यू गो? तुमने ही पहले शुरू था। क्या कह रही थी? कहते हुए उसने उसे एक भौं उठाकर देखा। वो हम उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसने पपी फेस के साथ वियानश को देखा। वियानश ने कहा, ठीक ही, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? सानवी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। मतलब, हम भला आपको क्या ही दे सकते हैं? वियानश ने कहा, हम ठीक है, मुझे वो दे दो जो मैंने सुबह तुमसे कहा था। सानवी ने फिर से उसे कंफ्यूज होकर देखा। वियानश ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने होठों की तरफ इशारा किया। सानवी सब समझ गई। उसने सुबह की तरह से वियानश के गाल पर किस करना चाहा तो वियानश ने अपना चेहरा घुमा लिया और सानवी को करीब खींचकर उसके होठों को चूम लिया। सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वियानश ने आंखें बंद कर ली आए उसे डीपली किस करने लगा। सानवी उससे दूर जाने के लिए उसके कंधे को मारने लगी, पर वियानश तो उसकी स्ट्रगल को भी एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद वियानश सानवी से दूर हुआ तो सानवी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगी। उसने स्ट्रगल करते हुए कहा, आपने चीटिंग की। MR राय ज्यादा। वियानश ने उसके चीन को पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर लिटिल रैबिट। सानवी उसे डिसबिलीफ में देखने लगी। वियानश ने उसके होठों के किनारे को सहलाते हुए कहा, यू टेस्ट लाइक चिली बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू मोर। आज की रात में तुम्हें कच्चा निगल जाऊंगा। सानवी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, सानवी बेटा, क्या तुम तैयार हो गई? तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आए हैं। सानवी होश में आई। उसने वियानश को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। वियानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा। सानवी सीधा भागते हुए नीचे आ गई। सानवी ने जैसे ही अपनी फैमिली को देखा उसे सुकून फील हुआ। मम्मा पापा, उसने कहा और उनके पास आ गई। पापा, सानवी ने कहा और उनके गले से लग गई जैसे वो उससे कई सालों के बाद मिल रही हो। वही सब उसे देखकर खुश हो गए। आई मिस्ड यू पापा, सानवी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सानवी के पापा उसके सर पे थपकी देते हुए बोले, आई मिस्ड यू टू मेरा बच्चा। मम्मा, सानवी उसकी मम्मी के गले से लगते हुए बोली। उसने सबके बारे में पूछा, अभिमन्यु की चोट के बारे में भी। नमस्ते भाई साहब, शालिनी सानवी के पीछे से उनके पास आते हुए बोली। नमस्ते, सानवी के पापा ने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा। घर के सभी लोग वहां मौजूद थे, आदित्य और मिहिर को छोड़कर। सानवी ने बारी बारी से उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाया। पापा, ये दादाजी हैं, ये दादी जी और ही कियारा भाभी और ये है पंछी। श्याम जी ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया और सबने सानवी की फैमिली को ग्रिट किया। सानवी बेटे, तुम इन्हें बिठाओ, हम तुम्हारे पापा से कुछ बात करना चाहते हैं। सानवी ने सर हिलाया। वो नीलू और चंचल को कुर्सी के पास ले आई। वहीं श्याम और शालिनी एक साइड आ गए। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं वियानश ने सानवी से जबरदस्ती शादी की और इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम निधि को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करेंगे। सानवी के पापा और बड़े पापा ने एक दूसरे को देखा। बड़े पापा ने कहा, जी हम बस सानवी को खुश देखना चाहते हैं और हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सानवी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम खुद ही सानवी को यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बड़े ससुर जी, वियानश ने ऊपर से आते हुए कहा।
वो सानवी के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। व्यानश, शालिनी ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ। सानवी मेरी बीवी है और मैं जैसे जानता हूँ मेरी बीवी को कैसे ट्रीट करना है, इसलिए तुमने उससे जबरदस्ती शादी की। सानवी के पापा ने चिढ़ते हुए कहा। क्या कहा आपने? मैंने कुछ सुना नहीं, व्यानश नाम से घूरते हुए पूछा। पापा इन्हें छोड़िए, चलिए हमारे साथ, सानवी ने कहा और अपने पापा के पास आ गई। व्यानश ने उसे चिढ़ते हुए देखा। तभी उसे उसके दोस्त आते हुए नजर आए पर ध्रुव उनके साथ नहीं था। व्यानश उनके पास आया। तुम दोनों ही आए हो, ध्रुव कहाँ है? अक्षय ने कहा। हाँ, उसने कल रात को ज्यादा ही पी ली थी इसलिए वो अभी तक हैंगओवर में ही है। व्यानश ने सर हिलाया और बोला, एनीवे कम, मैं तुम लोगों को मेरी बीवी आ मिलवाता हूँ। सौरभ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ हाँ, हम तो उससे मिलना चाहते हैं। चल भाई, अब तू अपनी बीवी से हमें मिला, हम भी देखें। जो व्यानश लड़कियों से इतना दूर भागता था उसे एक लड़की ने कैसे अपने खूबसूरती की जाल है फंसा लिया, क्योंकि प्यार तो तू करने से रहा। ये कहते हुए व्यानश के सीने पर मारा। व्यानश ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा और उन्हें सानवी के पास लेकर आया जो कि अपनी मम्मी से कुछ कह रही थी। बीवी, एक मिनट, व्यानश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सानवी पलट गई। व्यानश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाते हुए बोला, बीवी, इनसे मिलो, ये मेरे खास दोस्त हैं। ये है सौरभ और ये अक्षय और ये है सानवी, माय वाइफ। और वो प्राउडली मुस्कुराया। सानवी ने उन्हें देखा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। सानवी ने रूखे शब्दों में कहा, थैंक यू, पर उसकी मीठी आवाज सुनकर ही अक्षय उसका फैन हो गया। आप जितनी खूबसूरत हैं इस तरह आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। सानवी हल्का सा मुस्कुराई। वही सौरभ तो विधि को व्यानश के बगल में देखकर ही शॉक होकर खड़ा था। उसे याद था ध्रुव ने उसे इसी लड़की का फोटो दिखाया था और उसका नाम भी सेम था। तो क्या ये हो सकता है कि व्यानश ने ध्रुव की होने वाली बीवी से शादी कर ली? उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा, आयु सानवी अग्रवाल? सानवी ने सर हिलाकर हामी भरी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सानवी ने सवाल किया। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैंने बस अंदाजा लगाया। सानवी ने सर हिलाया। सौरभ ने कहा, एनीवे, आप एंजॉय करो, मुझे घर जाना है, डैड ने बुलाया है। और उसने व्यानश को देखा। व्यानश ने सर हिलाया तो सौरभ वहां से चला गया। उसने जाते हुए अपने मन में कहा, शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। ध्रुव जैसी लड़की से शादी करने वाला था, वह अब व्यानश की बीवी है। क्या मुझे ये बात ध्रुव को बताना चाहिए? ओ मैं क्या करूं? अगर ध्रुव को पता चला तो वह किसी भी तरह सानवी के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में सनक देखा था सानवी के लिए। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और वह चला गया। वहीं अक्षय के बाद अर्जुन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यानश। व्यानश ने सर हिलाया। अर्जुन ने सानवी को देखा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। अर्जुन ने कहा, लेकिन सानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। देती भी क्यों? अगर उसने उसे जाने नहीं दिया होता तो इस तरह एक अनचाहे शादी में व्यानश के साथ नहीं बंधती। उसे ऐसे देखकर व्यानश ने कहा, सानवी, अर्जुन तुमसे कुछ कह रहा है। एक्सक्यूज मी, सानवी ने कहा और वहां से जाने लगी तो व्यानश ने उसके बाजू को पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ जा रही हो? हम वॉशरूम जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ आएंगे? सानवी ने उसे घूरते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, व्यानश ने कहा। तो सानवी ने चिढ़ते हुए उसे देखा। वो वॉशरूम में आ गई। उसने खुद को मिरर में देखा। उसकी लाइफ सच में बदल गई है। वो अब सानवी अग्रवाल न होकर सानवी व्यानश सिंह रायजादा थी। 39 लेट्स मेक बेबी लिटिल रैबिट। सानवी गहरी सांस ली और अपना काम करके वॉशरूम से बाहर आई। कुछ देर इसी तरह बीत गया। सानवी को अब बहुत नींद आ रही थी। कुछ देर व्यानश की माँ से बात करने के बाद श्याम जी ने कहा, ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। जाने के नाम से ही सानवी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उसे ऐसे देखकर उसके पापा मुस्कुराए। फाइनली वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे थे, पर कोई ऐसा भी था जिसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यानश उन्हें बहुत गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो उसकी बहुत कीमती चीज को उससे दूर लेकर जा रहा हो। सानवी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। चले बेटा, श्याम जी ने कहा तो सानवी ने सर हिलाया। वो व्यानश को देखते हुए उसके के बगल से होकर जाने लगी तो व्यानश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, एक मिनट। सबने उसे देखा। व्यानश ने कहा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। सबने उसे देखा
उसकी दादी ने घूरकर उसे देखा और कहा, वियानिश, तुम कहीं नहीं जा रहे। हमारे की बहुएं पग फेरे के लिए अकेली जाती है अपने मायके, उसका पति नहीं जाता। वियानिश ने दादी को देखा और बोला, तो फिर आज से यह नियम बदल दीजिए, क्योंकि मैं मेरी बीवी के बिना नहीं रह सकता और नहीं मैं उसे यहाँ से कहीं भी अकेले जाने दूंगा। दादी ने चिढ़ते हुए अपने पोते को देखा और कहा, वियानिश, अब तुम सारी हदें पार कर रहे हो। हाँ, हमारे घर की बेटियां पहफेरे पर अकेले आती हैं मायके के लिए, सानवी के बड़े पापा ने कहा। तो वियानिश बोला, आपसे किसी ने कुछ पूछा क्या? बड़े पापा चुप हो गए और सानवी ने अपना जबड़ा भींच लिया। ये इंसान कितना बदतमीज था। वहीं शालिनी जी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई। श्याम जी ने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, भाई साहब रहने दीजिए। बड़े पापा ने घूरकर वियानिश को देखा और बाहर निकल गए। वहीं श्याम जी और नीलू ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और वो भी चले गए। पापा, सानवी ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वियानिश को देखा। वियानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चले बीवी, और वो उसे लेकर बाहर आ गया। दादी उसे गुस्से से देखने लगी। वहीं कियारा नम आंखों से। उसे याद था आज तक मेहर ने कभी उसकी इस तरह साइड नहीं ली जैसे वियानिश सानवी के लिए ले रहा था। वो जानती थी उनकी शादी नॉर्मल नहीं है, फिर भी उसे मेहर से कुछ उम्मीदें थीं। सानवी और वियानिश कार में थे। सानवी वियानिश से कुछ नहीं कह रही थी, वो बस बाहर की तरफ देख रही थी। वियानिश ने ये देखा तो उसका जबड़ा भींच गया। उसने सानवी के थाई पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ सानवी? उद्धरण चिन्ह, नथिंग। सानवी ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ लिटिल रैबिट। वियानिश ने फिर से पूछा तो सानवी ने उसे गुस्से से देखा। उसने कहा, वियानिश जी, हम आपके परिवार का आदर करते हैं और तो और उनसे अच्छे से पेश भी आते हैं। उसने कहा, तू? वियानिश ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, उसकी माँ सानवी से बहुत प्यार करती थी। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे परिवार से इज्जत से पेश आए, सानवी ने कहा। उसकी बात सुनकर वियानिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वह तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाएंगे। तो क्या गलत कहा उन्होंने? वियानिश जी, वह अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहते, वह हमें खुश देखना चाहते हैं। और आप एक पिता का दर्द कभी नहीं समझ सकते जब तक आप खुद एक लड़की के पिता नहीं बन जाते, सानवी ने गुस्से से कहा और वियानिश को घूरने लगी। ठीक है, फिर हम आज से ही प्रोसेस शुरू कर देते हैं, उसकी बात सुनकर वियानिश ने कहा। हाँ, सानवी ने उसे कंफ्यूज होते हुए कहा। वियानिश ने कहा, तुमने कहा ना, मैं एक पिता का दर्द मैं कभी समझ नहीं सकता जब तक मैं खुद पिता नहीं बन जाता। सो वी विल स्टार्ट द प्रोसेस फॉर मेकिंग बेबी गर्ल। वियानिश की बात सुनकर सानवी ने हैरानी से उसे देखा। ये आदमी उसकी बात को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वियानिश हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ वो ही थी जो वियानिश को मुस्कुराने और उदास करने का ताकत रखती थी। वियानिश ने कार दूसरी तरफ घुमा लिया। सानवी ने देखा वियानिश ने हाईवे से कार दूसरी तरफ घुमा लिया है। उसने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। वियानिश ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, हम मेरे फार्म हाउस जा रहे हैं। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन वियानिश जी, हमें पापा के पास जाना है, आप अभी कार रोकिए। पर वियानिश ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वियानिश जी, अभी हमें घर ले चलिए, नहीं तो हम कार से बाहर कूद जाएंगे, सानवी ने उसे धमकी देते हुए कहा। लेकिन वियानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। सानवी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने पाया कार का दूर तो लॉक है। उसने वियानिश को सुबकते हुए देखा। वियानिश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो सानवी को उसी जगह ले आया जहां वो कुछ दिनों पहले उसे लेकर आया था। वो कार से बाहर आया और सानवी के साइड आकर उसने दूर खोला। सानवी ने उसे देखा, आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, वियानिश जी, हम बाहर नहीं आएंगे, हमें पापा के पास जाना है, प्लीज। पर वियानिश ने अपनी कठोर आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, बाहर आओ छोटी खरगोश। सानवी ने नहीं में सर हिलाया। नहीं, हमें पापा के पास जाना है। पर वियानिश ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने कंधे पर उठा लिया। सानवी अपने हाथ पैर को हिलाने लगी। वो वियानिश की पीठ पर मारने लगी, लेकिन वियानिश ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे घर ले अंदर ले आया। उसने सानवी को कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया और अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, एक और शब्द नहीं। सानवी ने सुबकते हुए उसे देखा। वियानिश अपनी घड़ी उतारकर साइड में फेंकते हुए बोला,
बहुत हो गया तुम्हारी जिद, अब तुम मेरी बात सुनोगी। उसने अपने कोट को निकालकर अलग कर बैग के किनारे फेंक दिया और शर्ट के बाजुओं को मोड़ते हुए सानवी के पास आ गया। सानवी उसे अपने पास आते देखकर डर गई। वो व्यानिश ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो बीवी, आई हैव कम मैरिड यू डैम इट, अब तुम्हारी फैमिली से पहले मैं आता हूँ तुम्हारी लाइफ में, इसलिए अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दोगी और किसी पर नहीं। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूं, ना कि वो। अगर अब मैंने फिर से तुम्हारे पापा का जिक्र तुम्हारे मुंह से सुना तो मुझे एक पल की देरी नहीं लगेगी उन्हें मेरे रास्ते से हटाने में, अंडरस्टूड? जवाब में सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे देखकर व्यानिश का जबड़ा भींच गया। उसने कसकर सानवी के जबड़े को पकड़ लिया और उसके मुंह पर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डैम इट, बताओ मुझे। सानवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और जल्दी जल्दी सर हिलाया। उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने मुंह पर। व्यानिश ने कहा, वर्ड्स लिटिल रैबिट। यस आई अंडरस्टैंड, सानवी ने सुबकते हुए कहा। व्यानिश ने उसे छोड़ दिया और बोला, गुड, अब एक अच्छी बीवी की तरह तुम यहीं बिस्तर पर मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सानवी ने सर हिलाया। व्यानिश ने गुस्से से उसे देखा और चला गया। सानवी ने अपने आंसू साफ किए और खुद को बॉल की तरह से मत ली। उसने सुबकते हुए कहा, आई विल नेवर फॉरगिव मी व्यानिश सिंह रायजादा, नेवर। और उसने आंखें बंद कर ली और रोने लगी। रात के 10 बज रहे थे। कियारा कमरे में बैठकर किसी ख्याल में गुम थी। तभी मिहिर कमरे में आते हुए अपना गला साफ किया। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर कियारा का ध्यान टूटा। वो सोफे से उठकर उसके पास आए और बोली, आप आ गए? किसके ख्यालों में इतनी गुम हो कि अपने पति के आने की खबर तक नहीं तुम्हें? मिहिर ने कहा तो कियारा हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थक गई थी तो बस आराम कर रही थी। और उसने मिहिर के हाथ से उसका बैग लेकर टेबल पर रखा। मिहिर ने कुछ नहीं कहा। वो अपने शर्ट का बटन खोलते हुए सोफे पर पसर गया। कितना अच्छा लग रहा है घर आकर। और उसने अपने पैरों को टेबल पर रखा। कियारा ने उसे पानी का ग्लास दिया और उसके पैरों के पास बैठकर उसके जूते निकालने लगी। मिहिर ने कुछ नहीं कहा, जैसे ये उसके लिए कोई नई बात ना हो। और ये था भी सच ही, शादी के दिन से लेकर आज तक उसने कभी अपने जूते खुद से नहीं उतारे। वो कियारा को देखने लगा। कियारा ने साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले थे। वो बहुत खूबसूरत थी पर साथ ही बहुत ही मासूम भी। मिहिर जानता था 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें कियारा की कोई गलती नहीं थी। उसने शादी के बाद पूरी तरह से खुद को मिहिर के हाथों में सौंप दिया था। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा कि इस घर में वो इंसान भी रहता है जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो उसे देख हो रहा था कि उसे याद आया किस तरह जब उसने सालों पहले कियारा को उसके फ्लावर शॉप पर प्रपोज किया था तब उसने उसकी कितनी बेइज्जती की थी। वो बस उसी का बदला उससे ले रहा है। ये याद आते ही उसकी आंखें गहरी हो गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मिहिर ने कुछ नहीं कहा तो कियारा ने उसी तरह कहा, वो मैं फिर से फ्लावर शॉप ओपन करना चाहती हूँ। मैं घर पर रहकर कुछ नहीं करती, बस वो होती रहती हूँ। प्लीज आप एक बार दादी से बात करेंगे? मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। ये सुनकर भी मिहिर ने कुछ नहीं कहा। उसके चुप रहने से कियारा ने उसे सर उठाकर देखा। मिहिर उसे बस देख रहा था। कियारा ने अपनी लार निगल ली। मिहिर ने पैरों को नीचे रखा और कियारा के पास झुकते हुए बोला, तो तुम घर पड़े पड़े पर बोर हो जाती हो? कियारा ने धीरे से सर हिलाया। मिहिर ने पानी के ग्लास को साइड में फेंका तो कियारा चमक गई। मिहिर ने कियारा के बाजू को पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। उसने नौकरों को देखा जो बाहर की सफाई कर रहे थे और बाकी घर वाले अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और बोला, सब लोग सुनो, आज से तुम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग आराम से घर पर रह सकते हो, क्योंकि आज से तुम लोगों का काम ये करेगी हमारे घर की नई मेड मिसेस कियारा, मिहिर सिंह रायजादा। ये कहते हुए उसने कियारा को धक्का दिया। कियारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं घर पर काम कर रहे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कियारा को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी अपना सर उठाने में भी। मिहिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? लग जाओ काम पर, तुम बहुत बोर हो रही थी ना। अब करो घर का सारा काम और तुम्हें रेस्ट करने की इजाजत नहीं है, समझी? और वो कमरे में आ गया। कियारा वहीं खड़ी होकर सुबकने लगी। उसने अपने मन में कहा, भगवान जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई जो आप मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं। उसके आंसू उसके गाल पर फिसलने लगे। वो इस वक्त खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी।
वो किसी के पास भी नहीं जा सकती थी, नहीं तो सबको उसकी शादी के राज के बारे में पता चल जाता। अगर सबको पता चल गया तो फिर मिहिर उसे और उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी फैमिली के बारे में सोचकर उसने अपने आंसू साफ किए और किचन में आकर मेड को सफाई में मदद करने लगी। मेड ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी अभी मिहिर ने सबको ऑर्डर जो दिया था। सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। कियारा ने अपना काम खत्म किया और फिर कमरे में आ गई। उसने देखा मिहिर सो चुका है। उसने गहरी सांस ली और बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसने आंखें बंद की ही थी कि उसे अपनी कमर पर मिहिर का हाथ महसूस हुआ। मिहिर ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया था। कियारा ने कुछ नहीं कहा। जब 40 क्रूल व्यानश खाने के प्लेट के साथ कमरे में वापस आया, क्योंकि वो जानते था सानवी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है और वो उसे इतनी देर तक भूखा नहीं देख सकता था। उसने सानवी को देखा जो बेड पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी भौहें सिकुड़ गई जब उसे बालकनी पर कपड़ा लटकता हुआ दिखाई दिया। उसका जबड़ा कस गया और उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से खाने के प्लेट को फेंक दिया और बोला, तुम यू डिड वेरी ह्यूज मिस्टेक लिटिल रैबिट। वो गुस्से से किसी को फोन मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। चेक द डैम CCTV कैमरास एंड फाइंड हर। याद रखना कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट सो गुड। वहीं दूसरी तरफ सानवी बालकनी में ही एक पर्दे के पीछे अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसने व्यानश की सारी बातें सुनी। व्यानश का गुस्सा देखकर उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने मन में कहा, आई हैव टू केयरफुली। उसने अच्छे से देख लिया था कि सब जगह को छोड़कर इस कमरे में ही कैमरा नहीं है। उसने बालकनी की तरफ देखा। वो झट से नीचे उतर आई। उसने इधर उधर देखा, वहां पर कोई गार्ड्स नहीं थे। उसने मौका देखा और कॉरिडोर से भागने लगी। तभी उसे पीछे आ जूते के साथ व्यानश की आवाज आई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और एक पिलो के पीछे छिप गई। उसे कदमों की आहट बढ़ते हुए सुनाई दे रही थी पर अभी तक कोई उसके पास नहीं आया था। उसे बहुत स्ट्रेंज लगा, अभी तक वहां कोई आया क्यों नहीं। उसने पिलर के पीछे से सर निकालकर बाहर देखा और देखते ही उसकी आंखें बाहर आने को हुई। उसके जस्ट सामने ही उसी पिलर से व्यानश टिक कर खड़ा था। उसके पैर क्रॉस थे और हाथों को फोल्ड किया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए सानवी को देख रहा था। अचानक से सानवी डर की वजह से 2 कदम पीछे हट गई। उसका माथा पसीने से भीग गया। उसे उम्मीद नहीं थी वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। व्यानश ने कहा, वेरी बैड लिटिल रैबिट, तुम हर बार मैं बातों को इग्नोर क्यों कर देती हूँ? क्या तुम भूल गई हो कि ये मेरी जगह है और मेरे इजाजत के बिना इस जगह पर कोई इंसान तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर वो अंदर आ भी गया तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। प्लीज व्यानश जी, आई वॉन्ट टू गो माई 2 पेरेंट्स, सानवी ने घबराते हुए कहा। व्यानश उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र भरी आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाना है। सानवी ने सर हिलाया। तो फिर जाओ, व्यानश ने कहा तो सानवी ने कंफ्यूज होकर उससे देखा। व्यानश ने मैं दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, दरवाजा खुला है, अगर तुम जा सकती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सानवी ने उसे देखा जैसे वो कंफर्म कर रही हो। व्यानश ने सर हिलाया। सानवी उसे देखते हुए ही कदम पीछे लेने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि वो सीधा मुड़कर दरवाजे की तरफ भागी। उसे ऐसे भागता देखकर व्यानश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वो जानता था वो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। इधर सानवी दरवाजे की तरफ भाग ही रही थी। वो बस 2 कदम की दूरी पर थी कि उसने महसूस किया वो दरवाजे तो पहुंच ही नहीं पा रही है। उसके पर हवा में लटक रहे हैं और वो बस अपने पैरों को हिला रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, स्टॉप हर्टिंग योर लेग्स लिटिल रैबिट, दिस विल बी पेनफुल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने फील किया व्यानश उसके पीछे है और वो हवा में इसलिए लटक रही है क्योंकि व्यानश ने उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर उठा रखा है। उसने पलटकर व्यानश को देखा। व्यानश ने कहा, मैंने कहा था ना ये मेरी जगह है और मेरे इजाजत के बिना इस जगह पर कोई इंसान तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर वो अंदर आ भी गया तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और मैं अब तुम्हें तुम्हारी बहादुरी पर एक इनाम देना चाहता हूँ। कहते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई। उसकी आंखें देखकर सानवी समझने की कोशिश कर रही थी वो क्या करे। उसने आखिरी बार कोशिश की, व्यानश लेट मी गो, सानवी ने प्लीज करते हुए कहा। पर व्यानश ने उसे गोद में उठा लिया। सानवी उसके गोद से उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगी, पर व्यानश ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके कमरे में लाया और बेड पर पटक दिया। सानवी हैरान हो गई।
व्यानश उसे अपने पॉकेट में हाथ दोनों होठों को डालकर देख रहा था। उसने कहा, कितनी बार कहा है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तो फिर कोशिश ही क्यों करती हो? सानवी ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें पापा के पास जाना है। व्यानश ने अपनी एक भौं उठाकर उसे देखा। इट्स टू लेट लिटिल रैबिट, अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो उसके पास आने लगा। उसे अपने पास आते देखकर सानवी बेड पर पीछे जाने लगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है, कोशिश करो जितना करना है, व्यानश ने कहा और उसके पास बेड पर आ गया। वो उसके पैर को पकड़ने जा रहा था कि सानवी बेड से नीचे उतर गई और बोली, डोंट टच मी। आपको समझ नहीं आता, हमें आपके साथ नहीं रहना, हम आपसे नफरत करते हैं। बेइंतहा नफरत, कान खोलकर सुन लीजिए, हमें आपके होने से और इस डर्टी टच से नफरत है। ये कहते हुए वो उसे गुस्से से घूरने लगी, पर उसकी बात सुनकर व्यानश का खून खौलने लगा। वो गुस्से से खड़ा हुआ और सानवी को खींचकर बेड पर पटक दिया। सानवी हैरान हो गई, वो कुछ करती इससे पहले व्यानश उसके ऊपर आ गया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने का बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए अच्छा है छोटी खरगोश, लेकिन तुम मुझे अपनी हार्श वर्ड्स के साथ बार बार प्रोवोक किए जा रही हो अपने साथ जबरदस्ती करने के लिए। सानवी ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। व्यानश ने कहा, और क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरा छूना गंदा लगता है, यू हेट मी एंड माई डर्टी टच। ये कहते हुए वो उसके होठों के पास झुका और बोला, तुम जानती भी जो डर्टी टच का मतलब क्या होता है? सानवी उसे देखने लगी। मैं तुम्हें बताता हूँ डर्टी टच का मतलब क्या होता है। ये कहते हुए उसने सानवी के थाई पर गंदे तरीके से हाथ फेरा। अब सानवी के आंखों से आंसू बहने लगे। डोंट टच मी, डोंट डू दिस, और वो रोने लगी। व्यानश ने कहा, शुश लिटिल रैबिट, काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगली बार मेरे टचर्स को डर्टी कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सानवी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर व्यानश धीरे से बोला, कैन आई मार्क यू एज माइन? और उसने सानवी के माथे पर किस किया। सानवी ने आंखें बंद कर ली। व्यानश ने उसके गालों पर किस किया और फिर उसके जोलाइन पर। ये टॉर्चर्स बहुत ही सूदिंग और जेंटल थी। वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा, इसके बाद उसके कलेबोन पर। सानवी ने आंखें बंद कर ली और व्यानश के शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। व्यानश उसके सेंसिटिव स्किन पर अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। सानवी के मुंह से आह निकल गई जब व्यानश ने उसकी गर्दन पर बाइट किया। सानवी ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। व्यानश उसे किस करते हुए नीचे जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो व्यानश को रोक क्यों नहीं पा रही है। उसके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं थी। वो उसके टॉर्चे को फील कर रही थी, तभी उसने फील किया उसके हाथों मूव नहीं हो रहे हैं। उसने झट से आंखें खोली। उसने देखा व्यानश उसे देखकर क्रीपली मुस्कुरा रहा है और सानवी के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं। सानवी घबरा गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्यानश उसके ऊपर ही था। व्यानश जी, आपने हमारा हाथ क्यों बांधा है? उसने अपने हाथों को आगे किया और उनमें ग्लव्स पहनते हुए बोला, नाउ इट्स योर पनिशमेंट टाइम छोटी खरगोश। सानवी का दिल धक सा हो गया जब व्यानश ने चीरा लगाने वाला टूल हाथ में उठा लिया। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन व्यानश उसके ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर से उसके हाथ भी बंधे हुए थे। व्यानश, ये क्या कर रहे हैं आप? खोलिए हमारा हाथ। सानवी छटपटाने लगी, लेकिन व्यानश ने उसे नहीं छोड़ा। उसने सानवी के होठों को हल्का सा चूमा और बोला, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है, पर मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए इसे सह सकती हो। ये कहते हुए उसने सानवी की साड़ी को उसके कंधे से अलग किया। सानवी की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा व्यानश उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। व्यानश, लीव मी, लेट मी गो, व्हाट आर यू डूइंग? सानवी ने हाथों को हिलाते हुए कहा। वो अपनी पूरी जान लगा रही थी अपने हाथों को आज़ाद करने के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। व्यानश जी प्लीज लेट मी गो, उसने रोते हुए कहा, पर अब देर हो चुकी थी। व्यानश ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सानवी के ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाया और उसके कंधे पर उस टूल से एक कट लगाया। ये होते ही सानवी के मुंह से चीख निकल गई। उस कट से खून पानी की तरह बहने लगा। व्यानश ने कहा, शुश लिटिल रैबिट, बस थोड़ा सा ही दर्द होगा, पर वो भी जानता था इस वक्त सानवी को कितना दर्द हो रहा है। आखिरकार उसकी नाजुक स्किन इतने बड़े कट के दर्द को कैसे झेल सकती थी। उसका खून बेडशीट पर शॉक हो रहा था। नो प्लीज, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? प्लीज स्टॉप, इट्स हर्टिंग, सानवी ने चिल्लाते हुए कहा। हाउ कैन यू बी सो क्रूल? पर व्यानश एक इंच भी नहीं हिला। उसके हाथ बिना रुके काम कर रहे थे। उसने उस टूल को साइड में रखा और सानवी के कट के अंदर एक डिवाइस ऐड किया।
इसके बाद वो उस कट को सिलने लगा। सानवी की हालत अब बहुत बुरी थी। अब न तो रो सकती और न ही कुछ और कर सकती थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। बस बस छोटी खरगोश, बस हो ही गया, अब ज्यादा दर्द नहीं होगा, व्यानश ने कहा। कुछ देर बाद व्यानश ने टिश्यू से उसके स्किन पर लगे खून को साफ किया और सानवी को देखने लगा। सानवी पूरी मैस हो चुकी थी। उसने ग्लव्स उतार कर फेंक दिया और सानवी के चेहरे से पसीने को साफ करते हुए उसके बालों को हटाने लगा। वो बोला, याद रखना, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें स्वर्ग से लेकर नर्क में भी ढूंढ लूंगा। सानवी ने खाली आंखों से उसे देखा। व्यानश उसके हाथों को खोलकर उसके बगल में लेट गया। उसने सानवी को अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर